Yes, good morning everyone. Ashish bhai, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. That's great. I think still a few people are joining in, but I think it's about time. So આપણે શરૂ કરીએ. So the name of the session हम हर बार देखते हैं कि name of the session is Business Picasso. ये हमारा 3.2 हमारा थर्ड वर्जन है सेशन का. एंड मुझे उम्मीद है कि एक और सेशन आई थिंक दीपक सर ने जैसे बताया था इट विल बी टिल 4.0 एंड मोर. सो सबसे पहले मैं आप सबको ये पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि पिकासो के बारे में हम क्या जानते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो एक अच्छे पेंटर थे. हमने नाम सबने सुना हुआ है पिकासो, आई एम श्योर कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट पिकासो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पेंटर हम उसके बारे में क्या जानते हैं? समवन कैन अनम्यूट एंड प्लीज आंसर. यस, हाँ जी, कोई आंसर करना चाहेगा प्लीज अनम्यूट करके कि पिकासो जो एक अच्छे पेंटर थे उसके बारे में हम कुछ ज्यादा जानते हैं या दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी नो? We can draw our road map also. Sorry? We can draw our own road map. That is nothing but Picasso. Okay, that's great sir. Fine. मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा बिफोर आई कम टू अबाउट बिस्टी. सबसे पहले तो पिकासो के बारे में कुछ चौंका देने वाली चीज, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने 7 साल की उम्र पे एट द एज ऑफ 7 इयर्स उन्होंने अपना पहला पेंटिंग बनाया था. 7 इयर्स की एक बहुत ही मतलब हम जिसमें कहते हैं कि भाई जहाँ पे बच्चे नॉर्मली खेलते हैं, अपने आप को समझते हैं, धीरे धीरे उस एज में आते हैं, वहाँ पे उन्होंने 7 इयर्स की छोटी सी एज में अपना पहला पेंटिंग बनाया था. उनके फादर जो थे वो भी एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे जिन्होंने पिकासो को बहुत ही बढ़ावा दिया कि आप एनकरेज किया कि आप पेंटिंग और आगे कंटिन्यू करिए. जब पिकासो 13 साल के हुए तब उनके फादर ने पेंटिंग छोड़ दिया. तब उनके फादर जो खुद एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे, उन्होंने एक आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग बनाना छोड़ दिया बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि मेरा बेटा जो है वो इतना मशहूर पेंटर, इतना महान पेंटर बनने की काबिलियत रखता है कि वही मेरी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करेगा. तो उन्होंने जब पिकासो 13 साल का था अपना पेंटिंग बनाना छोड़ दिया. पिकासो ने 2 बहुत महान टर्म्स का इजाद किया था. सबसे पहला टर्म था क्यूबिज्म, CUBISM, क्यूबिज्म. हम नॉर्मली जब पेंटिंग एग्जीबिशंस में जाते हैं या टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या किसी पेंटर से मिलते हैं तो हमें कई बार लगता है कि उनका पेंटिंग बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, समझ में नहीं आता है कहाँ पे इसका मुंह कहीं ये है, नाक किधर यहाँ है, एकदम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगता है. ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था जो आज हमें बहुत सारे पेंटर्स जिसके लाखों करोड़ों अरबों में रुपए लेते हैं लोगों के पास से, वो एक्चुअली पिकासो ने इन्वेंट किया था और इस आर्ट को कहते हैं क्यूबिज्म. क्यूबिज्म का मतलब ये होता है कि अगर एक पेंटर अपनी पेंटिंग की बदौलत आपको कंफ्यूज करे या कुछ अलग सोचने पे मजबूर करे तो उसे कहते हैं क्यूबिज्म. तो ये क्यूबिज्म का जो आविष्कार किया था ये मिस्टर पैब्लो पिकासो ने किया था. एक और टर्म जो आज की तारीख में हम सब लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं कोलाज पेंटिंग, कोलाज आर्ट. ये कोलाज भी जो टर्म है ये पिकासो और उनके एक दोस्त ने को-फाउंड किया था जिसको हम कहते हैं कोलाज. पिकासो 91 इयर्स तक जिंदा रहे और 91 साल तक उन्होंने करीब 8 लाख पेंटिंग्स बनाई. और बहुत कम लोग जानते हैं कि पिकासो एक बहुत महान स्कल्पचर भी थे. उन्होंने करीब 30,000 से ज्यादा स्कल्पचर भी बनाए हुए थे. पिकासो की लाइफ का एक वाक्य बताना चाहूंगा, सिर्फ आधा मिनट दूंगा. पिकासो जब एक पार्क में बैठे हुए थे तो एक लेडी उनके पास आई और उस लेडी ने उनको पूछा कि सर आप बहुत फेमस हैं एंड क्या आप मेरा एक स्केच बना सकते हैं? तो पिकासो ने बोला हाँ लाइए, आप मुझे पेन और पेपर दीजिए. और करीब 3 मिनट के अंदर पिकासो ने इतनी स्पीड से उस लेडी का स्केच बना दिया और फाइनली द लेडी वाज वेरी वेरी हैप्पी. और लेडी ने पिकासो को बोला कि डू आई ओव यू समथिंग, मुझे क्या आपको कुछ पे करना बनता है? तो पिकासो ने बोला हाँ इट इज $5,000. तो वो लेडी बहुत ही मतलब घबरा गई कि 3.5 मिनट में आपने मेरा ऐसे ही स्केच बना दिया और उसका आप मुझे $5,000 चार्ज करेंगे? तो लेडी ने बोला कि सर आपने तो सिर्फ 3.5 मिनट लिया. तो पिकासो ने बोला एक्चुअली ये 3.5 मिनट तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ ली है. So I think that is somehow that is Picasso. जैसे दीपक सर ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर अहमदाबाद का कोई पेंटर है या देश का कोई महान पेंटर है उसे भी अपनी पेंटिंग बेचने के लिए पेंटिंग को बेचना पड़ता है, जबकि पिकासो खुद बिकता है. पिकासो को अपनी पेंटिंग बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है. वेल फ्रेंड्स, मैं आपको पिकासो के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पिकासो को बिस्टी से कोरिलेट करूं तो बिस्टी भी जो है, जैसे पिकासो ने 7 इयर्स की एज पे पेंटिंग करना शुरू किया था, बिस्टी जो है उसको सिर्फ 2 साल ही हुए हैं अभी तक. सो इट्स आई वुड से इट्स अ बेबी जो धीरे धीरे एक जायंट बनता जा रहा है.
और पिकासो ने अपने काम से काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया। कई बार दीपक सर भी जब हमें कुछ सिखाते हैं तो हमें लगता है क्या ये मेरे बिजनेस में मुमकिन है, बाद में जब मैं उसको अप्लाई करना शुरू करता हूँ तब घंटी बजती है कि हाँ यार, ये चीज जो उन्होंने इतने सालों पहले सोची है, इट एक्चुअली कैन बी अप्लाइड इन माय बिजनेस। एंड दीपक सर हमें हमेशा ये कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में, हर किसी के बिजनेस लाइफ में एक बिजनेस कोच हमेशा होना चाहिए। और उनका एक सिंपल चीज लास्ट में ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मेरी कोचिंग फीस ज्यादा है, अगर आपको लगता है मेरी कोचिंग फीस ज्यादा है, तो आपका जो भी बजट है उसमें मैं आपको कोच दिला के रखूंगा। फाइनली कोचिंग शुड नेवर स्टॉप। सो आई थिंक दैट्स अबाउट बिस्टी, द लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। बिस्टी 3 स्तंभ पे टिका हुआ है, हम हर बार ये बात करते हैं, विच इज लर्न, एग्जीक्यूट एंड ग्रो, LEG। मैं इस स्तंभ पे आगे एक अपनी तरफ से एक यू जोड़ना चाहता हूँ, ULEG। यू स्टैंड्स फॉर अनलर्न। कई बार जब हम बिस्टी के सेशन में आते हैं तो हम ऑलरेडी हमारा बिजनेस 5 साल से 10 साल से 15 साल से चला रहे हैं और हमें लगता है कि यार यहाँ पे जो सिखाया जाता है क्या मेरे लिए वाकई में वो मैं कर पाऊंगा। तो हमें इसलिए बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, हमारे माइंडसेट को छोड़ना पड़ता है, तभी हम लर्न कर पाएंगे, तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे एंड ग्रोथ तो निश्चित है। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एक ऐसे फोरम में जहां पे कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं बताई जाती हैं, सिंपल सरल भाषा में हमें बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारी ब्रांड को कैसे आगे बढ़ाना है, पहले तो ब्रांड कैसे बनना है वो दीपक सर हमें सिखाते हैं। एंड आई वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू टू दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन अ संडे। दीपक सर, ओवर टू यू प्लीज। Thank you, sir. Thank you very much. Jai Hind, friends. Am I audible? Yes, sir. દીપક સર, તમારું અનમ્યુટ થઈ ગયું લાગે છે. અરે મ્યુટ થઈ ગયું લાગે છે, સોરી. દીપક સર, આઈ થિંક તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. थैंक यू फ्रेंड्स। हार्दिक सर, शायद आपने मुझे अनम्यूट किया है, म्यूट कर दिया शायद। સર, હોસ્ટ મિસ્ટર આશીષ દોશી છે. Audible now? યસ સર. Am I audible now? Yes. Audible? Yes, sir. Yes. All right, sir. So, friends, आज का हमारा हीरो कौन, बिस्टी क्या है, हमने देख लिया। દીપક સર, તમારું વોલ્યુમ થોડું લાઉડ કરશો, થોડું સ્લો આવે છે. Is it okay now? હજી સ્લો Hello? છે, જો થોડું લાઉડલી થઈ શકે તો વી કેન હિયર યુ પરફેક્ટ મેનર. I mean, is it audible with everybody? It's okay, sir. It's okay. તમારું વોલ્યુમ કદાચ લો હશે. ઇટ્સ ફાઇન, દીપક સર. Okay. Are you getting double voice or single voice? ઇકો આવે છે સર. ઇકો આવે છે સર. એ કઈ માનું આવ્યું અમારે મીટર Hello. એમઆરઆઈ નું આવ્યો એનો મીટર નો होस्ट प्लीज बाकी के लोगों को म्यूट करिए आप। Shall I go ahead? સર ઇકો આવે છે હજુ. દીપક સર, તમે બે જગ્યાએથી લોગિન છો એટલે તમારા બંને માઇક ઓન છે. બેમાંથી એક ઓફ પર. ના સર, બંને ઓન દેખાડે છે અત્યારે સ્ટેટસ પર. Is it okay now? યસ સર, હવે એક ઓન છે ને એક ઓફ છે. પરફેક્ટ. Thank you. ઓકે Shall I go ahead now? પ્લીઝ સર. Oh, thank you, sir.
सो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कि इस बार के हीरो ऑफ द वीक कौन हो सकते हैं हमारे, आज का दिन ध्यान में रखते हुए? देखिए किसी ने शर्रात चालू कर दी। होस्ट आप एनोटेशन बंद कर देंगे सबका? लोग सुधरते नहीं है रे। होस्ट आप सबका एनोटेशन बंद कर देंगे प्लीज? जी सर। चलिए, मैंने एनोटेशन तो बंद कर दिया यहां से। सर ऐसा है तो एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके वापस शेयर कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट विद द रिवीजन। इस बार हम बिजनेस पिकासो 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिवीजन के लिए हमने पिछली बार क्या देखा था, आपको कुछ याद है सर? हमने सबसे पहले ये देखा था कि पीपल स्टिक टू द ब्रांड विद द यूज फर्स्ट। इंसान सबसे पहले जिस ब्रांड का उपयोग करता है उसी के साथ लगभग आजीवन जुड़ा रहता है। सेकंड हमने देखा था कि लूप इज द मोस्ट नॉनसेंस थॉट इन द वर्ल्ड। थर्ड हमने देखा था कि पीपल विल स्विच इफ आई गिव बेटर। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, हमें लगता है कि मैं अगर अधिक अच्छा दूंगा तो लोग मेरी प्रोडक्ट के ऊपर स्विच कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी सर्विस के साथ उनको दुविधाएं हैं, उनको फरियाद है जो आपने सॉल्व नहीं की है, उस मामले में ये लोग आपसे दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि R&D करना है या बेटर प्रोडक्ट बनानी है, अधिक अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। इनफैक्ट आज भी मैं पैसे की ही बात करने वाला हूँ। बेटर बना एक एंडलेस कंपटीशन है। हम लोग बरसों से कोलगेट को देख रहे हैं कि हर 3 महीने के बाद आ जाता है कि आप पहले से अधिक अच्छा करके। नेक्स्ट हमने देखा था कि इफ टू आर इक्वल वन इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, यानी आप किसी और की नकल उतार के उनके जैसा ना बने, उनसे या तो ऊपर चले जाए, उनसे नीचे चले जाए, उनके बिल्कुल जैसा बनने की कोशिश न करें, अन्यथा आप जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाओगे। बेटर मत बनिए, लेकिन लोगों के दिमाग तक पहुंचने में पहले जरूर बनिए आप। ये काम हमें करना है। हमें डिफरेंस समझना है कि प्लेयर और कॉम्पिटिटर्स के बीच में अंतर क्या है। मार्केट में जितने भी लोग हैं सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। हमारे कॉम्पिटिशन किससे हैं, ये आपको ध्यान रख के देखना होगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से बेहतर है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बना जाए। सर ये जिस दिन आप समझ लो कि आज बेड़ा पार हो जाएगा, और आज मैं इससे थोड़ा 180 डिग्री पे भी बात करने वाला हूं। नेक्स्ट है, लोग फर्स्ट जनरेशन को याद करते हैं, सामान्यतः लोग सेकंड जनरेशन को कभी याद नहीं करते। यानी जो मार्केट में पहला दिखता है वो बिक जाता है, फिर लोग नहीं बिकते। हमें उसके लिए हमारा जोन तैयार करना होगा, जोन डिसाइड करना होगा, और फिर उस जोन के अंदर हमारे सबसे ऊपर जो है, सिर्फ उन्हीं के पास जो है, जो नहीं है उससे हमें कुछ नया अधिक अच्छा देना होगा। नंबर 1 बनना मार्केट में ये सबकी चाहत होती है, मगर नंबर 1 एक बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि नंबर 1 हमें कहाँ पे बनना है? टेक्नोलॉजी में बनना है, या सेल्स में बनना है, या लोगों के दिमाग में बनना है, या चाहत में बनना है, कहाँ पे बनना है ये तय करना होगा। अगर रॉन्ग टाइम पे आपने आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो खत्म हो जाएंगे हम लोग। फर्स्ट मूवर हैज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, लेकिन फर्स्ट मूवर के एडवांटेज डिसएडवांटेज से बहुत ज्यादा है। एग्रेसिव मार्केटिंग एंड बेटर टेक्नोलॉजी कैन किल द नंबर 1। ऑर्कुट का हमने एग्जांपल देखा था कि ऑर्कुट वाज एक्चुअली नंबर 1, बट फेसबुक ने आकर के एग्रेसिव मार्केटिंग किया और उसने ऑर्कुट को उन्होंने खत्म कर दिया। अगर आप पहले इंट्रोड्यूसर हैं तो आपका नाम इमॉर्टल हो जाएगा। जैसे हमने नूडल्स जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसको हम अभी मैगी कह देते हैं, चॉकलेट वाले को हम कैडबरीज कह देते हैं, तो नाम इमॉर्टल हो जाएगा। आपको सेल्स, टेक्नोलॉजीज, पीपल्स की माइंड, प्रॉफिट कहाँ पे नंबर 1 बनना है ये तय करना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी में फर्स्ट नहीं हो, सर बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप किसी कैटेगरी में फर्स्ट नहीं हो तो ऐसे कैटेगरी ढूंढिए जहां पे आप फर्स्ट हो सकते हैं। ऐसी कैटेगरी ढूंढ के उसके अंदर आपको आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा। कैटेगरी शुड बी फैक्ट बेस्ड, जेन्युइन, सेलेबल एंड इंप्रेसिव। इट शुड नॉट बी फीलिंग बेस्ड। पिछली बार हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे कि फीलिंग बेस्ड कैटेगरी ढूंढने से क्या नतीजा आ सकता है। हमारे पास 2 गूगल हैं, एक प्राइवेट गूगल है और एक पब्लिक गूगल है। प्राइवेट गूगल जो है हमारा, वो पब्लिक गूगल से 100 गुना फास्ट है, इसलिए हमारी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट गूगल के अंदर होना चाहिए। लेकिन वहां पे रजिस्टर करने के लिए हमें एक कीवर्ड ढूंढना होगा। कीवर्ड ढूंढ के उसका हमारे प्रोडक्ट के साथ मैचिंग करके फिर हमें उसको पॉपुलर बनाना होगा। पॉपुलर बनाने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के जितने भी आप हथकंडे अपनाना चाहें
ये सारे हथकंडे आप अपना सकते हैं। इस उपनाम या तखल्लुस से हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस या प्रचलित हो सकते हैं। इट कैन बूमरैंग ऑल्सो, अगर आपने ये तय करने में अगर गलती कर दी तो ये बूमरैंग भी हो सकता है, जैसे नैनो के साथ हुआ था, उन्होंने सबसे सस्ती कार बोला था रादर देन सबसे छोटी कार, इसलिए बूमरैंग साबित हुआ। कीवर्ड शुड कनेक्ट योर प्रोडक्ट एंड योर पीपल्स माइंड स्टेट में, यानी कि आपका कीवर्ड जो है वो लोगों को आपकी ब्रांड के साथ सीधा कनेक्ट करना चाहिए। और कई बार हमें इस नए शब्द को ढूंढने के लिए, जिसको हम चाबी रूप शब्द कहते हैं कीवर्ड, उसके लिए आपके कंप्यूटर्स जो उपयोग करते हैं उससे एग्जैक्टली 180 डिग्री के ऊपर जाना होगा। इसको याद है, मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार कि एग्जैक्टली 180 डिग्री पे कैसे जाते हैं, एक उदाहरण देकर के मैंने समझाया था। यस, थिकर। यस सर, आई एम सॉरी, थिकर सॉस। हाँ, एक सॉस कंपनी ने लिखा था वी आर द थिकेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके सामने जो उनके कॉम्पिटिटर आए थे उन्होंने देखा कि सॉस को गाढ़ा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है, वो थिक। अब ये थिक शब्द तो उन्होंने ले लिया, तो अब मैं अगर उसी चीज को, उसी शब्द को पकड़ के मार्केटिंग करूंगा तो लोगों को वही याद रहेगा। जैसे मैं कहूं कि दीपक मतलब दीपक कोला मतलब ठंडा, तो लोगों को कोका कोला याद आने वाला है, इसलिए वो शब्द तो बुक हो गया। उससे मिलता जुलता शब्द उन्होंने पकड़ा था, याद आ रहा है क्या था शब्द? स्लोएस्ट। द स्लोएस्ट कैचअप इन एशिया। तो ऐसा 180 डिग्री पे आप लेकर जा सकते हो, और आपको सबसे ज्यादा माइलेज तब मिलेगा जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, किसी को एंडोर्स करते हो, किसी को वेलकम करते हो, तब हमें सबसे ज्यादा माइलेज मिलता है। आज आई एम सॉरी, टी पोस्ट वेलकम स्टारबक्स। हाँ, टी पोस्ट ने स्टारबक्स को वेलकम किया था। सो आज हम जो सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अंदर थोड़ी वॉर की मैं बात करना चाहूंगा। सर क्या लगता है, आज कारगिल शहीद दिवस है, कारगिल विजय दिवस है रादर। सर कारगिल का युद्ध हमें कितने में पड़ा होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर किसी को अंदाजा है? सर ध्यान रखना, एक एक गोला जो आता है वो 9-9 लाख रुपए का आता है, जो टैंक से छूटता है। और गोलियां जो आती हैं वो कम से कम 1000 2-2 हजार रुपए की एक गोली होती है। और सैनिक जो वहां पे जाते हैं उनकी सैलरी, ये वो सारा उनका भत्ता वगैरह देना पड़ता है। खास करके शस्त्र सरंजाम के ऊपर हम बहुत सारा खर्च करते हैं। सो मैं उदाहरण लेना चाहूंगा सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का प्रति मिनट का खर्चा क्या होगा सर? प्रति मिनट पूछ रहा हूं। एनी वाइल्ड गेस, कोई भी वाइल्ड गेस चाहिए सर। चार्ट मैसेज बंद है। आई एम सॉरी, चार्ट मैसेज डिसेबल है। आई एम रियली सॉरी, क्या डिसेबल है? Now you can chat. You can give the answer in chat box. अच्छा, ओके। सर वर्ल्ड वॉर 2 का अप्रोक्सीमेट खर्चा क्या आएगा सर? जो भी ऑनलाइन है, अपना माइक खुला है, वो लोग बता सकते हैं मुझे। Redmi 8 बोल रहे हैं 5 CR। 5 CR पर मिनट। ओके, Yes, लेट मी गिव द करेक्ट फिगर। जी सर। 6,75,000 रुपीस पर मिनट। एक मिनट का 6,75,000 रुपया उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड इन 1945, तब की मैं बात कर रहा हूं। अब उसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हो कि इस बार उसका खर्चा कितना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में वियतनाम वॉर हुआ था सर। वियतनाम वॉर का खर्चा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? नेचुरली इससे ज्यादा हुआ। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड लिंक। सर वियतनाम वॉर का खर्चा कितना हुआ होगा? Any wild guess? 10 lakh per minute. 10 lakhs per minute. All right. It was 16,45,000 रुपए पर मिनट। 16,45,000 रुपए पर मिनट, और वो भी उस जमाने में जिस जमाने में वॉर हुआ था। तो सर डू वी ऑल एग्री कि वॉर जो होता है हमेशा कॉस्टली होता है? यस, यस, करेक्ट सर। सो बिजनेस मार्केटिंग इज ऑल्सो अ वॉर, राइट? हेलो, Yes. यस, वेरी ट्रू। मार्केटिंग भी एक वॉर है, करेक्ट? इस मामले में अगर मुझे मार्केटिंग करना है मेरी प्रोडक्ट का टीवी कॉमर्शियल्स के ऊपर, टीवी के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, तो सर यूएस के अंदर कितना खर्चा आएगा? प्राइम टाइम का मतलब है भारत पाकिस्तान मैच है तो वो प्राइम टाइम हो गया, या 8 से 9 बजे का जो समय है दैट इज कॉल्ड प्राइम टाइम, या संडे सुबह का जो समय है दैट इज कॉल्ड प्राइम टाइम। प्राइम टाइम का मतलब है कि जहां पे सबसे ज्यादा दर्शक उनको मिलते हैं उसको हम प्राइम टाइम कहते हैं सर। सो यूएस में ये खर्चा कितना होगा सर पर मिनट? 1 लाख 4 lakh per minute. कितना? 10 लाख रुपीस पर सेकंड होता है। 1 लाख पर डॉलर। 8 लाख डॉलर, 10 लाख पर सेकंड। इट इज कैन यू सी कितना अमाउंट?
11 करोड़ 25 लाख रुपया पर मिनट। इसको मैंने रुपीस में कन्वर्ट किया है। सो 11 करोड़ 25 लाख रुपया पर मिनट। सर भारत के अंदर ये खर्चा कितना होगा 1 मिनट का? 5 लाख रुपीस। अरे सर इतना नीचे समझा भारत को आपने। 9 करोड़ 6 लाख सर। इट इज 3 करोड़ 25 लाख पर मिनट अगर प्राइम इवेंट है तो। मतलब कारगिल वॉर जितना आसान है, वर्ल्ड वॉर 2 जीत लेना आसान है, लेकिन यहां पे अगर ये मार्केटिंग का वॉर जीतना है तो सर बड़ा दुष्कर काम। सर दुष्कर क्यों है? इसको मैं दुष्कर क्यों कह रहा हूं सर? सर जो लोग ऑनलाइन है प्लीज बताते जाएं मुझे। प्राइम क्या टाइम का फायदा सप्लाई होने बहुत वाला कम है? होता है सर, ना, वो लॉट ऑफ पीपल्स लुकिंग फॉर दैट स्पॉट। ओके, बहुत सारे लोग इसको ढूंढते रहते हैं। ओके, नंबर एक। दूसरा सर मेरे हिसाब से दुष्कर इसलिए भी हो सकता है कि कोई बेचारा 3 करोड़ 25 लाख या 11 करोड़ 25 लाख जहां पे भी है इंडिया या यूएस में इतनी मेहनत करके अपनी एड को 8 बजे से लेके 8 बजे 30 सेकंड के अंदर खत्म कर देता है शायद, या 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। करेक्ट। और मैं उस समय चैनल चेंज कर देता हूँ, मुझे कोई पड़ी भी नहीं है कि मुझे वो देखना है कि नहीं देखना है वैसा। एग्जैक्टली, वेरी राइट सर। सो बड़ा सही पॉइंट पकड़ा मिथुन सर ने। एक तो सर 3 करोड़ 25 लाख जैसी बहुत बड़ी रकम, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे देनी है। अब ऐसी मेरी एड तो रिपीटेडली आनी चाहिए। इन शॉर्ट मेरे पास 50 60 70 करोड़ से ज्यादा रुपए होने चाहिए, तब मैं जाकर के मार्केटिंग कर पाऊंगा। और दूसरा यह है कि जिनको टारगेट करके मैंने मार्केटिंग किया है वो लोग खाने पीने या सुसु करने चले जाते हैं उसी वक्त। सो इन दैट केस मार्केटिंग का वॉर दुनिया का सबसे बड़ा दुष्कर वॉर है, क्योंकि पैसा भी जाता है और सही जगह पे आपकी रीच जो है वो पहुंचते भी नहीं है। सो इतना तो हमें तय होगा कि सर नो वॉर कैन बी फॉट विदाउट मनी बैकअप। पैसों के बगैर दुनिया का कोई भी युद्ध लड़ा नहीं जा सकता, जीतने की बात तो दूर रही। सो हमारा मार्केटिंग जो है वो भी वॉर है, और वो भी पैसे के बगैर हम जीत नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं मार्केटिंग वॉर पतंजलि सर। 40,000 करोड़ रुपीस की कंपनी है सर। 40,000 के पीछे और बाकी के शून्य लगेंगे। 40,000 करोड़ की कंपनी है सर बाबा रामदेव की। कैन यू टेल मी सर बाबा रामदेव मार्केटिंग कैसे करते? खुद आते हैं सर मेनली वर्ड ऑफ माउथ। वेरी राइट। नंबर 1 जो हार्दिक सर ने बताया, वो खुद आते हैं। उनका सर कौन सा पैसा बच जाता है जब वो खुद आते हैं? एक्टर और कास्ट कोई हायर नहीं करता। ब्रांड एम्बेसडर, मॉडलिंग, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड दीपिका चाहिए ना, उनको शाहरुख चाहिए। प्रमोशन। करेक्ट। सो प्रमोशन के लिए वो खुद आ जाते हैं, जैसे एमडीएच मसाले वाले अंकल आ जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी बाबा रामदेव खुद आ जाते हैं, या उनके जो छोटे बालकृष्ण साहब है वो आ जाते हैं। तो वो पैसा तो वो बचाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करते हैं कि उनके सामने जो कंपनियां पड़ी हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जिस टूथपेस्ट को बाबा हराना चाहते हैं, जिस साबुन को बाबा हराना चाहते हैं, जिस तेल को बाबा, जिस शैम्पू को बाबा हराना चाहते हैं, उन लोगों ने ह्यूज खर्चा करके एंटी ब्लॉगर्स की पूरी फौज तैयार की है। अगर आप ट्विटर पे या ब्लॉग्स पे हैं कहीं पे, तो आपको ये धीरे धीरे वॉर समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे लोग पतंजलि का दंतकांति टूथपेस्ट लेकर के, ये टूथपेस्ट बकवास है, ये इसे घिसने से कुछ नहीं होता है, ऐसे ब्लॉग्स लिखते रहते हैं। दिस ऑल पीपल आर द पेड ब्लॉगर्स, दे आर द एंटी ब्लॉगर्स। अब इस एंटी ब्लॉगर्स मुफ्त में नहीं आते, ये हजारों लाखों रुपए लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे उन कंपनियों का पैसा जाता है एंटी ब्लॉगर्स के लिए, प्लस उनकी जो नॉर्मल जो रहती है एडवर्टाइजमेंट, टीवी के ऊपर विज्ञापन, वो तो उनको करना ही है, तो उनको डबल खर्चा लगता है। माइंड पतंजलि का भी एंटी ब्लॉग नहीं लिखवा था किसी से। सो बाबा हमेशा टीवी के ऊपर जब भी आते हैं, एक तो सारे के सारे न्यूज चैनल को वो स्पॉन्सर करते हैं। तो कोई भी न्यूज चैनल आप खोल लो, साइड में आपको हमेशा बाबा रामदेव की प्रोडक्ट और नीचे आपको बाबा रामदेव की प्रोडक्ट दिखेगी। उसके साथ साथ जब भी बाबा टीवी के ऊपर आते हैं, हमेशा अपनी 3 4 5 6 प्रोडक्ट साथ में लेकर के पोटली में ले जाते हैं। और जैसे ही किसी ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि बाबा आपके बाल इस उम्र में भी काले कैसे हैं, फट से नीचे से एक बॉटल निकालते और कहते कि ये बालों में लगाने से मेरे बाल काले हो जाते हैं। इन शॉर्ट वो मार्केटिंग का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ये मौका नहीं छोड़ने के लिए भी उनको टीवी के ऊपर विज्ञापन तो देना ही पड़ता है। सर किसी की बैकग्राउंड से आवाज आ रही है सर। थैंक यू। सो इतना करने के बाद भी बाबा रामदेव को करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगाने पड़ते हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी जो मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, उस बंदे को आप जानते हैं क्या? ये भाई साहब, एनी आइडिया? नो सर। नो सर। चलिए, इनके पार्टनर का नाम, डायरेक्टर का नाम मैं
सॉरी फोटोग्राफ में दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा जाना पहचाना चेहरा है। स्टीव वोजनियाक, एप्पल्स को फाउंडर, राइट। और ये तीसरा फोटोग्राफ जिसको हम सब लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, स्टीव जॉब्स के पास $1 मिलियन आइडिया था एप्पल बनाने का। ध्यान से सुनना, स्टीव जॉब्स के पास $1 मिलियन आइडिया था, लेकिन उनके पास $1 मिलियन नहीं थे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई रिपीट, उनके पास लाखों रुपए का आइडिया था अपने दिमाग के अंदर, लेकिन लाखों रुपए नहीं थे उस आइडिया को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। मतलब उनके पास एक फाइटर प्लेन था जिसके अंदर फ्यूल नहीं था। ये फाइटर प्लेन कहीं भी अटैक कर सकता है, कहीं भी बम गिरा सकता है, किसी को भी ध्वंस कर सकता है, किसी भी सबमरीन को गिरा सकता है, लेकिन अंदर फ्यूल ही नहीं था। बगैर फ्यूल के ये फाइटर प्लेन करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये जो बीच वाले जो भाई साहब मैंने आपको पहले दिखाया, उनका नाम है माइक मार्कुल्ला। माइक मार्कुल्ला ने उस जमाने में, ध्यान से देखना, उस जमाने में $91,000 को इन्वेस्ट किया उन्होंने एप्पल की कंपनी में, बिकॉज ही वॉज एंजल इन्वेस्टर। वो एंजल इन्वेस्टर थे, इसलिए सारा किया। और एप्पल का 1/3 हिस्सा जो था वो उन्होंने ले लिया साथ। अब ये माइक मार्कुल्ला ने ऐसा बहुत सारी जगह पे किया है, क्योंकि जो भी एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं भी बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स या उसकी मीटिंग में जाता रहता हूँ, तो हर एक एंजल इन्वेस्टर जो है वो कम से कम एक साथ 25-30 कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ये 30 कंपनियों में जो पैसा लगाती है उसमें से 29 कंपनियां डूब जाती है फॉर श्योर, लाइक फूड पांडा। फूड पांडा आप देखोगे ना तो उनका रिवर्स बैकआउट चल रहा है, तो फूड पांडा की तरह सारा पैसा चला जाता है, लेकिन एक कंपनी एप्पल जैसी निकलती है जहां से आपको पैसा आपका सारा उग निकलता है, वापिस बाहर आ जाता है। सो इतना तो तय हो गया सर कि मनी इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। इतना आप एग्री करते हैं सर? यस सर। यस सर। यस सर। आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, पैसों के बगैर वो पावरलेस हो जाएगी सर। आई एम डैम श्योर हम सबका ग्राफ अभी फिलहाल कोरोना में नीचे आ चुका है। हम सभी को कोरोना के अंदर इस ग्राफ को ऊपर ले जाना है। या कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फर्स्ट जनरेशन हो गया एंटरप्रेन्योर, उनको अभी अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना बाकी है। उनके लिए सर एक ही एलिमेंट चाहिए, क्या चाहिए सर? मनी सपोर्ट। मनी सपोर्ट। पैसे के बगैर कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, एक इन्वेस्टर ढूंढना होगा या इन्वेस्टमेंट ढूंढना होगा जो आपकी आइडिया को मार्केट में लॉन्च करने के लिए आपको फंडिंग दे। इन्वेस्टर की जब बात करता हूं तो हर 100 आइडिया के सामने अप्रोक्सीमेटली 2500 इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। मतलब एक आइडिया के ऊपर 25, अर्थात कैपिटलिस्ट कहते हैं, ये लोग वहां पे पैसा लगाते हैं। और ऐसे लोग हर शहर में होते हैं। आप अहमदाबाद पकड़ लो, बड़ौदा पकड़ लो, राजकोट पकड़ लो, दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, कहीं भी पकड़ लो, मुंबई से लेकर के कहीं भी, हर जगह पे आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते हैं। इनकी हमेशा मीट होती है, नॉर्मली सैटरडे इवनिंग इनकी मीट होती है या फिर सैटरडे सुबह इनकी मीट होती है। आपको अगर कहीं पे फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो मुझे बताना, मैं आपके एंजल इन्वेस्टर के साथ आपकी मुलाकात करवा दूंगा। अब मनी के साथ क्या करोगे? समझो एंजल इन्वेस्टर ने आपको पैसा दे दिया, तो पैसे के साथ हम करेंगे क्या? 4 चीज हो सकती है। नंबर 1, हम उसको मार्केटिंग में लगा सकते हैं। नंबर 2, R&D कर सकते हैं। नंबर 3, फ्रेंचाइजी हम हमारी निकाल सकते हैं। या चौथा, हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैन समबडी टेल मी सर, फ्रेंचाइजी और एक्सपेंशन में फर्क क्या है? Sir, franchisee is making outlets, more outlets in other cities other than the main city, and expansion is something where if we have production, we will expand our capacity from 10 megawatts to 100 megawatts. That is called expansion. ओके सर, थैंक यू सर, ड्यू रिस्पेक्ट। फ्रेंचाइजी में किसी और को इन्वॉल्व करना है अपने बिजनेस में, किसी और को हमारा गुडविल पैसे लेकर देना है, और एक्सपेंशन हमें खुद करना है। फ्रेंचाइजी में दूसरे का पैसा लगता है, एक्सपेंशन में हमारा खुद का पैसा लगता है। ग्रेट। एक्सपेंशन में प्रॉफिट આપણા ઘરે આવે કમ્પ્લીટલી, ફ્રેન્ચાઇઝી માં પ્રોફિટ શેર થાય। गुड सर, पैसा भी इन्वेस्ट हो गया। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू ऑल सर मैं एक कहना चाहूंगा। हाँ जी।
एज यू आपने लास्ट टाइम बताया था, फ्रेंचाइजी में बिजनेस के ऊपर वर्क करते हैं हम, और एक्सपेंशन में बिजनेस के अंदर हम वर्क करते हैं। ग्रेट सर, वेरी गुड। सबसे बड़ा फर्क जो आपने बताया उसके अलावा का फर्क जो ये है कि फ्रेंचाइजी में एग्जीक्यूशन किसी दूसरे को करना है, वो हेडेक हमारा नहीं है। हमें तो फ्रेंचाइजी भी मिल गई, अब वो चले ना चले इट्स हिज लुकआउट, लेकिन एक्सपेंशन के अंदर सारा हेडेक हमारे ऊपर होगा। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो ये 4 में से आप कुछ भी कर सकते हो। फाइनेंस जानने के लिए, फाइनेंस लेने के लिए हमें एक तो बिजनेस प्लान बनाना होगा और उस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना सीखना होगा। सर अगर आपने बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया तो क्या होगा सर? मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। कहां से आ जाता है बीच में? सर ये फूड पांडा की वेबसाइट, आई होप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इनको $22.4 मिलियन इनको मिले हैं। सर कितना होता है $22.4 मिलियन? कोई अंदाज है आपको कितना होता है ये? मैंने आपके लिए यहाँ पे उसका कन्वर्जन भी किया है। कैन यू सी दिस? 1 अरब 67 करोड़ और उसके ऊपर चंद लाख रुपए, इतना सारे होता है सर। ये क्यों इनको मिला पैसा? बिकॉज इन्होंने प्लान अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था। सेकंड मैं आपको बताऊं, ये देखिए ओला फूड जो है वो खिचड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सर खिचड़ी हमारे भारत का, गरीब देश का, या गरीब खाना कह सकते हो, या फिर आप संत लोगों का खाना कह सकते हो, या फिर बीमार लोगों का खाना कह सकते हो। नाउ दिस इज बिकमिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। आई नो कपल ऑफ आउटलेट्स इन सूरत जिन्होंने खिचड़ी की 60 से ज्यादा वेरायटी निकाली। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन खिचड़ी। अब इतना सारा खिचड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का पैसा कहां से आया उनके पास? इन्वेस्टर ने दिया सर, राइट। फूड पांडा अभी धीरे धीरे प्राइवेट लेवल के साथ आगे आ रहा है। ड्रिप फंडिंग, देखना ध्यान से सुनना, ड्रिप फंडिंग वाले छोटे छोटे चेक्स के लिए भी हाँ बोल रहे हैं। छोटे मतलब कितने? 5 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन। सर 5 मिलियन 10 मिलियन को ये लोग छोटे चेक बोलते हैं, मतलब 7 से 8 करोड़ रुपए को ये लोग छोटा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स इतने सारे पैसे आपको देते हैं। शर्त यह है कि आपका प्लान जो है उसका प्रेजेंटेशन ठीक से बना हो, आपने उनको प्रेजेंट ठीक से किया हो, और आपकी बात उनके गले से उतरी हो, तब जाके आपको इतना पैसा मिलता है। इन शॉर्ट हमें प्रेजेंटेशन सीखना होगा, बनाना सीखना होगा और प्रेजेंट करना भी सीखना होगा। समझो अगर प्लान और प्रेजेंटेशन ठीक से आपको बनाना नहीं आता है, इन दैट केस कैसे ये सीखे? तो 4 रास्ते हैं। पहला है यू कैन ज्वाइन BST सेशंस और वहां जाकर के आप सीख सकते हो। सेकंड है आप बिजनेस कोच या बिजनेस कंसल्टेंट को हायर करें और उससे आप ये सीख सकते हैं। थर्ड वुड बी कॉपी एंड मॉडिफाई समवन एल्सेस प्लान, किसी और का जो प्लान है उसको आप सीधा कॉपी या मॉडिफाई कर सकते हो। और चौथा है शार्क टैंक जैसी सीरीज जो आती है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज। ये शार्क टैंक जैसी सीरीज जो है, ये जो 6 लोग आप देख रहे हो यार, ये दीज आर एंजल इन्वेस्टर्स। इनके पास खरबों करोड़ों अबजों रुपए हैं। इनके सामने दिस इज अ रियलिटी शो। इनके सामने यंग ब्लड जो होते हैं वो स्क्रीनिंग होकर के पास होकर के आ जाते हैं और अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं। जिनका प्लान इनको पसंद आ गया, उनकी कंपनी में, उनके स्टार्टअप में ये लोग करोड़ों खरबों अरबों रुपए लगाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि अभी हमारे पास बहुत सारा वैसे भी समय पड़ा है, फालतू समय है। शार्क टैंक जैसी सीरीज, शार्क टैंक और उसके अलावा बहुत सारी सीरीज है, इसको आप देखिएगा। तो ये 4 जगह से आपको प्लान प्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब ये मार्केटिंग की जो वॉर है वो सर एग्जैक्टली लड़ी कहां पे जाती है? टीवी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये वॉर कहां पे लड़ी जाती है सर? ऑडियंस के दिमाग में दे से सो। एब्सोल्युटली राइट सर। इट इज वॉर व्हिच इज फॉट इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ऑडियंस के, आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग के अंदर ये वॉर लड़ी जाती है। कैसे पहुंचना है हमने आप लास्ट टाइम देखा था, करेक्ट। प्राइवेट गूगल के अंदर पहुंचना है आपको, कीवर्ड लेकर के पहुंचना है। सो उसके लिए हमें मनी चाहिए। अब मनी जो हमें चाहिए वो 2 पर्पस से चाहिए सर। कैन एनीबॉडी टेल मी सर ये 2 पर्पस क्या हो सकते हैं पैसे के? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ओके। और making our product a brand and for expansion. ओके सर, थैंक यू। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पैसे हमें 2 पर्पस से चाहिए। पहला पर्पस है टू गेट इनटू द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के दिमाग के अंदर जाने के लिए हमें पैसा चाहिए। और दूसरा पैसा जो चाहिए वो इससे भी बड़ा पैसा चाहिए, वो है वहां पे टिके रहने के लिए चाहिए।
प्रोस्पेक्ट के दिमाग के अंदर टिके रहने के लिए हमें पैसा चाहिए, 2 काम के लिए पैसा चाहिए सर। अगर आपके पास आइडिया नहीं है लेकिन पैसा बहुत सारा है, उस मामले में क्या होगा? क्योंकि हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जहां पे आइडिया है मगर पैसा नहीं है। समझो उल्टा सिनेरियो है, आपके पास आइडिया नहीं है मगर पैसा है, तो क्या होगा सर? एनीबॉडी? तो हमारे जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके, दैट्स वन। सेकंड ये हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी प्रोडक्ट में दम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप मार्केटिंग इतना अमेजिंग करिए कि वो सो कॉल्ड छोटी वाली या रेगुलर दिखने वाली प्रोडक्ट, या आपको लगता है कि इसमें क्या मार्केटिंग करें हम लोग, उसको भी आप किंग बना सकते हैं। एनी एग्जांपल फ्रॉम योर साइड कि जहां पे Vini Products is the brand that everyone really celebrate and respect a lot. I'm sorry, which one? Vini Products. Vini Products, okay, all right. इससे भी सर थोड़ा, क्योंकि Vini Products basically comes into luxury. People like me, even I don't use Vini product at all, right? So I'm damn sure कि यहाँ पे जितने सुनने वाले उसमें से 99% लोग Vini product को उपयोग नहीं करते होंगे। जो हम सब लोग उपयोग करते हैं ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसको मार्केटिंग के जरिए किंग बना दिया गया। आशीर्वाद आटा सर गारमेंट्स प्रोडक्ट्स। ओके, एसेंशियल। ओके, चलिए। आशीर्वाद आटा। Colgate, okay. Basic rule is any general idea can be made king using proper marketing. Example is भगत दाना दाल। सर ये बरसों से, इनफैक्ट सदियों से हम लोग खाते आ रहे हैं। घर के अंदर भी डिब्बा पड़ा होता है, गल्ले के ऊपर भी डिब्बा होता है हमेशा, लेकिन हमेशा इसको पैक करके बेचने का ख्याल किसी को नहीं आया। अब ये जो भगत वाले जो भी भाई साहब थे, ठीक है, बाद में स्प्लिट हुआ, फिर उसमें से सोमचंद दानादार, ये दानादार, 3-4 उनके ग्रुप हो गए, लेकिन उनको एक आइडिया आया था कि क्यों ना ये दाना दाल जो है उसको छोटे छोटे पाउच में, 50 पैसे के पाउच में हम मार्केट करें। तो ये आइडिया जब उन्होंने किसी से शेयर किया था, तब सर लोगों का रिएक्शन क्या आया हो? ना कराया वो तो करा तो क्या? हाँ, कैसे होंगे सब? करा तो है। I'm sorry? Ridiculous, right? So people started ridicule him, right? So भगत दाना दाल ने क्या किया कि एक $1 million आइडिया नहीं था, इस आइडिया वाज नॉट एट ऑल $1 million, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आइडिया को अमेजिंगली ये कर दिया। अब ऐसा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो प्रचलित है, फॉर एग्जांपल ये जो मैं फोटो को दिखा रहा हूँ सर, कैन एनीबॉडी गेस ये क्या है? ये बेसिकली सौराष्ट्र की एक चीज, भुंगड़ा बटेका। भुंगड़ा बटाका। ओके, ओके, आप काफी नजदीक हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड लसणिया बटाका। हाँ, लसणिया बटाका, दैट इज द रियल नेम। अब मैं जब राजकोट गया था, मैं राजकोट के आसपास किसी टाउन में था, मैं वहां की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वहां पे गया तो लोकल जो भाई साहब थे पार्टिसिपेंट मेरे, ना, वाज वेरी कीन। मैंने उनको बोल दिया कि आई एम अ स्ट्रीट फूडी गाय, तो मैं रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं करूंगा, मुझे यहाँ की लोकल जो चीजें हैं वो खिलाइए। ही टुक मी टू दिस हॉकर, ये रेकड़ी के पास ले गए मुझे, और उन्होंने मुझे ये दिखा के पूछा। तो पहले तो मैंने पूछा कि भाई साहब ये है क्या, तो उन्होंने इसका नाम बताया। फिर उन्होंने मुझे पहला सवाल कि सर आपने चखा है कभी? सर ये डायलॉग्स ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि सर आपने चखा है कभी? मैंने कहा जी कभी नहीं चखा मैंने इसको। उन्होंने फट से दूसरा स्टेटमेंट दिया कि सर पूरी दुनिया में इसके जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनते ही मेरा रिएक्शन क्या आया होगा सर? जब उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा स्वाद नहीं मिला होगा, मेरा रिएक्शन क्या होगा? समझो आप होते तो आपका रिएक्शन क्या होता? टेस्ट करना चाहिए, क्या बात में पानी आया होगा, શું વાત છે, ટેસ્ટ करना चाहिए, મોંમાં પાણી આવે ને ઈચ્છા થાય। हाँ, राइट सर। मैंने तो શું ખાસ છે આમાં? हाँ, એવું तो શું खास છે આમાં? मैंने जैसे उन्होंने कहा कि इसके जैसा स्वाद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, फट से मैंने बोला कि बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। अब ये सुनते उसको लगा कि मैं उसकी मश्करी। उसने कहा कि सर क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो आपने कहा कि आपने इसको कभी चखा ही नहीं है। जी मैंने इसको चखा नहीं है, लेकिन बिना चखे बोलता हूँ कि ऐसा स्वाद और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं। ये आपके यहाँ पे स्ट्रीट में शेरियों में बिकता है भाई, पहले इसको दुनिया में पहुंचाओ तो सही, तब जाके क्लेम करना कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब व्हाट इज द लर्निंग सर?
इसमें से लर्निंग क्या है हमारा? We think we are great, but our presence is in a very small pond, मतलब कोई big fish in a small pond type. छोटे तालाब की बड़ी मछली. करेक्ट, वेरी राइट सर. सो मैंने उनसे कहा कि आपको पूरी दुनिया में पहुंचना होगा. उन्होंने कहा उसके लिए तो पैसा लगता है ना साथ में. मैंने कहा हाँ पैसा लगता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है. तब मैंने कहा जो अभी आपने बताया कि आप छोटे तालाब की बड़ी मछली ऑलरेडी बन चुके हो. अब अगर आपको समंदर में जाना है तो पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए. ही सेड हमारे पास पैसा नहीं है. आई सेड आपको जिंदगी भर छोटे तालाब में गुजारना पड़ेगा. इससे लर्निंग हमें ये मिलता है सर कि अगर हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, अगर हमें बिजनेस एक्सपांड करना है तो हमारे पास पैसा होना ही चाहिए. चाहे हमारा पैसा चाहे दूसरे का पैसा, लेकिन पैसा तो चाहिए. अब आप ये आइडिया लगाइए कि पैसा कहां से आएगा. उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं. इन शॉर्ट हम सबके पास 2 आइडिया होने चाहिए सर. कौन से 2 आइडिया? इसी के अंदर आ चुका है इसका जवाब. हमारे पास 2 आइडिया होने चाहिए सर. कौन से 2 आइडिया? We need money. Okay. Product and investment. एक तो सर प्रोडक्ट और एक कैसा पैसा कहाँ से लाना है. Exactly sir, very right sir. So first idea about the product और सर्विस कि हम क्या प्रोडक्ट लेकर के आए, क्या सर्विस लेकर के आए, और दूसरा आइडिया है कि वो उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे. ये दूसरे आइडिया पे आपको सबसे ज्यादा काम करना होगा. उसके लिए 4 कदमों की स्ट्रेटजी होती है. पहला है फाइंड द आइडिया. आपको एक नया आइडिया ढूंढ लीजिएगा. दूसरा है फाइंड द मनी. अब पैसा आ गया आपके पास, लेकिन अगर पैसों का सही उपयोग नहीं किया तो फूड पांडा जैसी हालत होगी. फूड पांडा का फेलियर स्टोरी आप गूगल पे लिखोगे तो यू विल गेट द एंटायर फेलियर स्टोरी. फूड पांडा इज द बिगेस्ट फेलियर इन द वर्ल्ड. तीसरा काम जो आपको करना है दैट इज स्टार्ट मार्केटिंग. और मार्केटिंग के बाद में चौथा कदम जो करना है दैट इज स्टार्ट एडवर्टाइजिंग. लोग गलती क्या करते हैं? बिफोर मार्केटिंग दे स्टार्ट एडवर्टाइजिंग. यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है. सो कदम पहला रहेगा फाइंड द आइडिया, दूसरा है फाइंड मनी, तीसरा है मार्केटिंग, चौथा है एडवर्टाइजिंग. अब मार्केट करें तो कैसे करें? सो उसके लिए सोशल मीडिया नाउअडेज इज द बेस्ट टूल. सोशल मीडिया के जरिए हम ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड ईच एंड एवरी पर्सन तक पहुंच सकते हैं. दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं. करेक्ट. सो सिर्फ सोशल मीडिया अगर हमने किया तो ये काम नहीं आएगा सर. सिर्फ सोशल मीडिया क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि ओके आई एम आस्किंग यू, सिर्फ सोशल मीडिया क्यों काम नहीं आएगा सर? आपने समझो कोई एड देखी, जैसे पिछली बार मैंने एक प्रॉमिस लिक्विड का उदाहरण दिया था. अगर प्रॉमिस लिक्विड आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखा है तो आपके मन के अंदर इंप्रेशन क्या पड़ेगी सर? छाप क्या पड़ेगी? हेलो, सिर्फ आपने अगर सोशल मीडिया पे ही कोई एडवर्टाइजमेंट देखी और कहीं नहीं देखी तो छाप क्या पड़ेगी सर आपके अंदर? सर एनपीओ जैसी कंपनी है कि नॉन प्रॉफिट टाइप की है या सोशल जैसी है, इट्स नॉट मोर ऑफ द प्रोफेशनल और प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी. ओके, सो एक प्रोफेशनल नहीं है, प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, नेशनल लेवल पे प्रेजेंस नहीं है उसका. ऐसी हमें नॉर्मली एक सामान्यतः एक छाप आती है. इसके लिए क्या करना होगा? हमें नेशनल लेवल पर साल में 2 साल में एक बार हमें नेशनल लेवल पे प्रेजेंस दिखाना होगा, सो दैट लोगों को यह लगे कि हम नेशनल ब्रांड हैं. तो नेशनल लेवल पे प्रेजेंस कैसे दिखा सकते हैं? फुल पेज एड ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया. करेक्ट. टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी लोकल लीडिंग डेली हैं उनके अंदर फुल पेज ऐड जा सकती है, नंबर 1. उसके अलावा टीवी में जा सकते हैं, उसके अलावा होर्डिंग्स हम कर सकते हैं बड़े बड़े शहरों में, या फिर रेडियो के ऊपर ऐड आ सकते हैं. उसमें से सबसे इफेक्टिव जो है दैट इज न्यूज़पेपर, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो टीवी के ऊपर उतना समय नहीं बिताते जितना फीमेल्स बिताती है, गृहिणी बिताती है. रेडियो भी हमारा सुनना कम रहता है, इसलिए न्यूज़पेपर और होर्डिंग पे हमारी सबसे ज्यादा नजर रहती है. उसमें भी न्यूज़पेपर हमारे कार में भी साथ में होता है, हमारे ऑफिस में भी होता है, घर पे भी होता है. तो न्यूज़पेपर ऐड जो है वो सबसे अधिक आपको फायदा देने वाली है. हमने इस ऐड को पिछली बार आपको दिखाया था, ये हमारी ऐड है. अब हम ये 15 अगस्त को ये ऐड जो है ये पूरे गुजरात के दिव्य भास्कर के फ्रंट पेज पे देने वाले हैं. फिर उसके बाद में जो ये ऐड है हमारा दूसरा, सर जरा म्यूट कर देंगे बाकी के लोगों को. थैंक यू. ये जो ऐड है हमारा वो उसके बाद में नवरात्रि के आसपास आएगा.
और ये जो हमारा तीसरा ऐड जो आप देख रहे हो, ये हमारा दिवाली के आसपास सारे के सारे इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे किसी ग्रुप के फ्रंट पेज के ऊपर आ जाएगा। इससे क्या होगा सर कि जब भी लोग हमारे साथ डील करेंगे, ये ऐड देखो या ये ऐड देखो, तो जब भी लोग हमारे साथ डील करेंगे, एक तो ये जो लोगो आपको दिख रहा है वो लोगो उनके दिमाग में उतर जाएगा और धीरे धीरे उनको लगेगा कि दिस इज अ नेशनल ब्रांड, वो लोग नेशनल ब्रांड के साथ डीलिंग कर, करेक्ट। सो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैसा नहीं मिलता है तो सर आपको क्या करना होगा, जैसे आपकी बिजनेस तो अभी आपका चालू है, ये एक हेडफोन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हम सभी के पास लगभग ये हेडफोन होंगे सर। ये हेडफोन बॉस कंपनी के हैं, BOSE। सर इसकी कीमत अंदाजन क्या हो, एक अंदाजा लगाइए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। हेलो, सबको म्यूट कर दिया। 5,000 10,000 10 लाख से ऊपर होगी, 1 लाख से ऊपर होगी। 7,000 सर इसकी सही कीमत है 24,999 रुपए। सर ये दिखने में बिल्कुल मेरे आपके पास जो ब्लूटूथ हेडफोन है बिल्कुल वैसा है, लेकिन जब आप सुनते हो तब आपको घोड़े और गधे का फर्क समझ में आ जाता है। अभी 24,999 इतना प्रीमियम प्राइस इसका क्यों है सर? इसमें ऐसी तो क्या खास बात होगी? इनकी सबसे खास बात है इनका R&D डिपार्टमेंट अमेजिंगली स्ट्रांग है। सब जब इनके हेडफोन 24,999 के बिकते हैं तो इनके CEO की सैलरी क्या हो सकती है सर? आई रिपीट, बॉस कंपनी के CEO की सैलरी क्या होगी, एक अंदाजा लगाइए। एनीबॉडी? हेलो, सबको म्यूट कर दिया सर? नो गेसेस सर, नो गेसेस। 1 CR पर मंथ, पर मंथ 1 CR, 50 लाख के आसपास होगा। 50 लाख, ऑलराइट सर। आपको सुन के शॉक लगेगा। $10 million। $1 पर एनम, ओह, पूरे साल की $1। आई रिपीट, पूरे साल की $1। बाकी के जो पैसा बचता है CEO की सैलरी को न दे करके जो पैसा बचता है, ये लोग कहाँ पे लगाते होंगे? R&D, इन्वेस्ट इनटू R&D। पैसा जो भी बचता है वो सारा R&D में लगाते हैं। इसलिए आपने बोस हेडफोन की एडवर्टाइजमेंट बहुत कम देखी होगी मार्केट, बहुत कम। लेकिन जो म्यूजिक के लवर हैं उनसे आप पूछो कि आपकी जिंदगी का सपना क्या है। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी आल्सो कि मेरी जिंदगी का सपना क्या है, तो मेरे ड्राइंग रूम में बॉस की एक सिस्टम लगे जो 3.5 लाख से तो चालू होती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किसी ट्रेनर ने ऐसा ऐड किया था कि बॉस की सिस्टम पे माइक लेकर के बोलने वाला पहला ट्रेनर, करेक्ट। सो बॉस की सिस्टम लगाना करोड़ों लोगों का सपना है, तो ये ऐसा कर सकते हैं सर। इससे हमें सीख क्या मिलती है? सबसे ऊपर का टाइटल देखिए और नीचे की कहानी देखिए, इससे हमें सीख क्या मिलती है सर? investing in right head, ऑलराइट। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू सेड, हमें भी पहले 4 साल का प्रॉफिट या 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको हमें री इन्वेस्ट करना होगा। प्रॉफिट घर लेकर के नहीं जाना है, री इन्वेस्ट करना होगा। R&D में री इन्वेस्ट करेंगे, नए लोगों को फाइंड करने में री इन्वेस्ट करेंगे। ये जब हम करेंगे तब जाकर के हमारी कंपनी जो है वो धीरे धीरे ब्रांड बनेगी। सर री इन्वेस्टमेंट कैन इट बी इनटू रिक्रूटमेंट आल्सो? क्या रिक्रूटमेंट में भी री इन्वेस्टमेंट हो सकता है? yes, सर नॉर्मली भारत में रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? नॉर्मली भारत की लोकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MNCs, छोटी कंपनियों की बात करता हूँ। रिक्रूटमेंट कैसे होती है सर? મામાનો છોકરો, માસીનો Reference. છોકરો, मामानो छोकरो, Reference based. मासानो छोकरो, नियरबाई लोकल references। एरिया। हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी पोस्ट खाली है, जरा कोई है तो बताना। सर सच बताना, जब भी ऐसा रिक्रूटमेंट आपने किया है, किस प्रकार के लोग आते हैं? अनस्किल्ड। सर इट इज नॉट ओनली जॉबलेस, दे आर इवन यूजलेस। નવા નિશાળિયા જ આવે। હા, નવા નિશાળિયા પણ યુઝલેસ નિશાળિયા સાહેબ। કોઈ હીરો આવે તો પોલિશ કરી નાખું, આ તો પથ્થર આવીને ઉભો રહે। हाँ, साची बात है। अभी अभी मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, मैंने बोला कि सर आप बिल्कुल फ्रेश है, आपको कोई अनुभव नहीं है, आपको इंटरव्यू देना भी नहीं आता है। तो सर यू डोंट वरी अबाउट दैट। इफ आई डोंट वरी देन हु एल्स विल वरी? अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन चिंता करेगा उसकी? व्हाट्सएप वाला जा है। हाँ सर, मैंने यहाँ तक देखा है कि ब्रांच मैनेजर जैसी खमती दर पोस्ट होती है जिसकी सैलरी 7 से 8 लाख रुपए होती है, सर वो भी लोग Naukri.com का पैकेट नहीं लेने के लिए तैयार होते हैं। उनको ये खर्चा लगता है। दे डिडंट अंडरस्टैंड कि सर ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। Naukri.com का 60-70 हजार रुपए का पैकेट लेकर के अगर आपने ब्रांच मैनेजर ढूंढा
तो ब्रांच मैनेजर एक तो 5 साल टिक जाएगा और आपकी कंपनी को आगे ले जाएगा, बट उसको छोड़ के लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रेफरेंसेस से ढूंढते रहते हैं। तो पहले 4 साल का जो प्रॉफिट है ना सर, आपको ऐसी सारी जगह पे लगाना है, रिक्रूटमेंट में भी लगाना है, R&D में भी लगाना है, HR में भी लगाना है, हर जगह पे आपको लगाना है। इसके अंदर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी आता है सर। अगर आपको मार्केटिंग के बगैर आगे बढ़ना है, समझो आप ये कहते हो कि सर मैं पैसा नहीं लगाना चाहता, 4 साल का प्रॉफिट मुझे नहीं लगाना है, तो सर हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या होगा हमारा? इट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। नेचुरल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि आप अपनी जर्नी, एक बंदा बाइसिकल पे चालू करे और दूसरा बंदा प्लेन में चालू करे। सर इसमें जो फर्क होता है ना, एग्जैक्टली वही फर्क की बात कर रहा हूं। अर्थात मार्केटिंग विल कन्वर्ट योर प्रोडक्ट टू ब्रांड 10 years अर्ली कंपेयर टू नॉन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब एक साथ दो लोगों ने धंधा चालू किया, एक ने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके अंदर पैसा डाला, री इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, और दूसरे ने नेचुरल ग्रोथ, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, लोग समझते जाएंगे, लोग दूसरे को बात करेंगे, माउथ पब्लिसिटी आती जाएगी, इन दोनों के ग्रोथ में सर 10 साल का फर्क होगा। ये बंदा जिस साल, लेफ्ट वाला बंदा जिस साल नेचुरल ग्रोथ स्ट्रेटेजी से ब्रांड बनेगा, उससे ठीक 10 साल पहले ये मार्केटिंग वाला बंदा अपनी ब्रांड बना। फिर लोग क्या करते हैं, तैयार ब्रांड जो होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। जैसे अहमदाबाद में कर्णावती दाबेली नाम चल गया, अब जितने भी नए दाबेली वाले खुलते क्या करते हैं, कर्णावती नाम लगाते हैं। जैसे बड़ौदा में जगदीश चवाणा वाला है, जगदीश लीलो चौड़ा आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, उनके साथ जो कोई कंप्यूटर आए उन्होंने श्री जगदीश करके ले लिया। इनफेक्ट हमारे मिथुन सर के मामा की दुकान है पायल फरसान करके, तो उनके कंप्यूटर में श्री पायल फरसान ऐसा खुल चुका है। तो ये क्या करते हैं, ब्रांड नेम को थोड़ा कॉपी करते हैं। अभी सर क्यों कॉपी करना पड़ा, क्योंकि पायल फरसान ने या जगदीश फरसान ने इतने सालों की मेहनत करके अपना एक ब्रांड बनाया, इनको ये लोग सीधा इस तरह से कॉपी करते हैं। करेक्ट। सो अगर आपने नेचुरल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जाना पसंद किया तो आपको भी इस तरह किसी की कॉपी करनी पड़ेगी। राइट सर। मैं एक रियल एस्टेट के ब्रोकर की बात करता हूँ। रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं, वो सर क्या काम करते पता है, ध्यान से देखना क्या काम करते हैं। ये जब भी लोगों से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब ये हमेशा चाय पानी बीड़ी वगैरह का खर्चा होता है। He meets prospect and he always treat them with this चाय पानी बीड़ी वगैरह के साथ। वो उनको कभी भी अपने पॉकेट में हाथ नहीं डालने देता। वे पॉकेट में हाथ नहीं डालने देता, उससे क्या होगा, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ और हमेशा आप मुझे ट्रीट देते हैं, तो आपके बारे में मेरे मन के अंदर इंप्रेशन क्या आएगी? सर एक कनेक्ट बनता है, एक अननेम्ड कनेक्ट बनता है कि हाँ या उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर, यू डोंट वैल्यू 100 रुपए यू इन्वेस्ट किया, उसने यार अच्छा इंसान था, यू हैव दैट इमेज। करेक्ट। मैंने इसका नमक खाया है। हाँ मैंने इसका नमक You feel obliged. हाँ हाँ, to feel obliged. Right. सर 3 सेशन पहले हमने, आई एम सॉरी स्पीक लाउडली, Indirect trigger. It increases affinity between two persons. हाँ, it increases between two persons, right? So 3 सेशन पहले, 4 सेशन पहले रादर, हमने सोशल कॉपीकैट देखा था। मोगली वाली स्टोरी अगर आपको याद है कि मोगली ने पड़ोसी से बोला कि भाई हिरण का मांस मेरे घर पे है, आप ले जाइए, तो सामने उसको खरगोश का मांस मिला था। ये आपको स्टोरी याद होगी। यहाँ पे एग्जैक्टली करते क्या थे, वो अपने आप को, यानी ब्रोकर जो है वो अपने आप को पैसा खर्च करके ब्रांड बनाते, क्योंकि पैसा खर्च करने से वो अपने आप को जनरस, ऑनेस्ट, नॉन करप्ट और जेन्युइन ह्यूमन बीइंग एस्टैब्लिश करते थे सामने वाले के मन के अंदर। और रूल है मनी फेचेस मनी। ये करने से होता क्या था कि प्रोस्पेक्ट कम्स अंडर ऑब्लिगेशन। अब जब भी उनको कुछ परचेस करना है, शॉप या घर या कुछ भी, उनकी सबकॉन्शियस चॉइस क्या रहेगी, यही बंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि राइटली सेड, मैंने तेरा नमक खाया है। तो हम जब एग्जीबिशन में भी जाते हैं ना, तो पहले क्या करते पता है, सबसे पहले आगे चॉकलेट की छोटी कटोरी रहती है, वो सबसे पहले हमें एक चॉकलेट खिला देते। अब चॉकलेट खिलाने के बाद इंस्टेंटली आप वहां से जा नहीं सकते। आपने चॉकलेट खाया, बोलो चलो मैं बाद में आता हूँ, ऐसा नहीं होता सर। आपको कम से कम 3 मिनट वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका नमक खा लिया। तो इसलिए वो 3 मिनट आपसे बाय करते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर क्या करते हैं, जब भी किसी को ट्रीट देते हैं, उनकी खुद की इमेज उनके मन में बनाते हैं, वो अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर उनका जो भी घर खरीदना होता है तब पहले प्रेफरेंस के तौर पे ये आते हैं। इन शॉर्ट, ये पैसा खर्च इसलिए करते हैं, पैसा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि पैसा उग के बाहर आता है। तो व्हाट इज द लर्निंग? इतनी बातों से सर लर्निंग क्या हुआ हमारा? We have to invest money in marketing.
करेक्ट, वी हैव टू इन्वेस्ट कॉन्स्टेंटली एंड दैट टू एट द राइट प्लेस। अन्यथा हमारी जो छोटी दुकान है, हम हमारी अगली पीढ़ी को भी वही छोटी दुकान देके जाएंगे, और अगली पीढ़ी एमबीए कुछ पढ़ के आएगी तो वो मना कर देगी कि सर डैडी आपके बिजनेस पे मैं नहीं बैठूं। करेक्ट सर? सो अगर इस बंदे ने बिना मैनेजमेंट स्टडी किए ये सारी चीजें अप्लाई कर सकता है ब्रोकर, तो सर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग तो रेगुलर पढ़ते हैं सारी। करेक्ट? सो अब तक की लर्निंग क्या हुई, एक के बाद एक देख लेते हैं। नंबर 1, नो वॉर कैन फॉट विदाउट मनी, पैसे के बगैर कोई युद्ध नहीं होता है। दूसरा, मार्केटिंग इज द मोस्ट कॉस्टली वॉर, दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा अगर कोई युद्ध है तो वो है मार्केटिंग। दिस वॉर इज फॉट इन द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स के दिमाग के अंदर ये लड़ा जाता है हमेशा। फॉर एवरी 100 गुड आइडिया देयर आर 2500 इन्वेस्टर्स। सो ये कभी भी ना सोचे कि सर मेरे आइडिया में पैसा कौन लगाएगा। सर आपका आइडिया कितना भी फालतू हो आपके हिसाब से, मतलब, तो उसको किंग मानने वाले लोग दुनिया में बैठे हैं, उसके लिए पैसा लगाने वाले लोग हमेशा बैठे हैं। आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मुझसे बात करना, मैं आपको मिलवा दूंगा उससे। फॉर एवरी 100 गुड आइडिया देयर आर 2500, आई एम सॉरी, रिपीट, स्टिल बैग बोरो मनी एनी हाउ, कहीं से भी पैसा चाहे चुरा के लाओ, चाहे भीख मांग के लाओ, चाहे उधार लेकर आओ, लेकिन पैसों के बगैर आपका काम नहीं होगा। नेक्स्ट इज, हमारे पास हमेशा 2 आइडिया होने चाहिए। पहला आइडिया प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, दूसरा आइडिया उसके बारे में पैसे कहां से लाए उसके लिए। मीन आइडिया कैन बी किंग बाय मार्केटिंग। सो दिस इज अ quote I like, marketing can convert mean to king, किसी भी मीन आइडिया को किंग आइडिया में कन्वर्ट कर सकता है। Reinvest your first 4 years money into marketing, मार्केटिंग में हमारे पहले 4 साल का जो मुनाफा जो आता है उसको हमें री इन्वेस्ट करना है। मनी फैचेस मनी, इन्वेस्ट मनी टू ग्रो मनी, ठीक है सर। एंड वंस इन अ वाइल हमें नेशनल लेवल का मीडिया प्रेजेंस करना ही होगा, साल में एक बार। अब आप अगर पूरे फ्रंट पेज की एड नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं सर, 3-4 लोग मिलके वो एड दे दो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। करेक्ट सर? अब मैं आपको जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूं वो मुझे आपसे सुनना है कि ये है क्या। दिस इज द फोटोग्राफ। ये क्या है सर? दरियानु मोजू, टाइड। चलिए, सत्यन जी ने इसको टाइड कहा और किसी ने इसको कहा दरियानु मोजू। एनी अदर आंसर? तूफान, वेव, ऑलराइट। सो दिस इज वेव, जिसको हिंदी में या तो तरंग कहते हैं या तो लहर कहते हैं। ये क्या है सर? दरिया किनारों। थैंक यू सर। और कुछ? भर्ती लेयर पानी आई ने भी वो पाछू जाए છે। करेक्ट, वेरी राइट वर्ड इज भर्ती। भर्ती को हम कहते हैं टाइड या ज्वार। उसका हिंदी नाम है ज्वार भाटा, लेकिन जब ऊपर आता है, भर्ती आती है तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब ओट आती है तो उसको हम भाटा कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ज्वार। सर ये दोनों के लक्षण क्या होते हैं? भर्ती के या टाइड के लक्षण क्या और वेव के लक्षण क्या? अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन। कौन सा वाला मैम? भर्ती में अप होता है वेव, हाँ, एंड जब भर्ती नहीं होती तब डाउन होता है वेव। मैम थैंक यू वेरी मच। माय क्वेश्चन इज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मेरा सवाल है। तरंगમાં લક્ષણ, તીવ્રતા હોય છે અને ભરતીમાં તીવ્રતા નથી હોતી। ओके गुड। एक ऊपर उठे છે, બીજું નીચે આવે છે। ओके दैट्स ग्रेट सर। इसका मार्केटिंग के साथ कोई संबंध दिख रहा है? स्पीड, ओके। इसका मार्केटिंग के साथ कोई संबंध दिख रहा है आपको? जब मार्केटिंग करते हैं तब अप रहता है हमारा। ओके। जब मार्केटिंग कम करते हैं, कम हो जाता है, तब वो वेव है हमारा जो एडवर्टाइज का, तब हमको लोग कम जानने लगते हैं। मतलब वो टाइड होने के बाद वो डाउन हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम। मार्केटिंग में क्या होना चाहिए, वेव की टाइड? मार्केटिंग में वेव होना चाहिए, टाइड होना चाहिए? दोनों होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। पहले तो दोनों के लक्षण समझ लेते हैं। वेव जो है वो सबसे पहले तो हाई होता है, ऊंचा होता है। करेक्ट। दूसरा है विजिबल है, दूर से आपको दिखता है कि वेव आ रहा है। तीसरा, बहुत शोर करता है, नॉइज बहुत लेकर के आता है। चौथा, ये शॉर्ट लाइफ होती है, क्षणजीवी होता है सर। ऊपर उठता है, उसी क्षण नीचे गिर जाता है, या फिर 2 सेकंड के लिए चलता है। पांचवा, इसकी एसएच कोई इंपैक्ट नहीं होती। हाँ, शिप या नाव जितने एरिया में है उसके नीचे अगर वेव आता है तो इफेक्ट है, उसके अलावा पूरे समंदर में आता है तो उसका कहीं इफेक्ट नहीं है सर।
सो ये हाई है, विजिबल है, नॉइज बहुत करता है, शॉर्ट लाइफ है और नॉन इम्पैक्टफुल है। उसके सामने टाइड की बात करते हैं, ज्वार की बात करते हैं। नंबर एक, ये लो होता है, ये आपको नॉर्मली इतना लो होता है कि आपको दिखता नहीं है, सो इट इज नॉन विजिबल। तीसरा, ये आवाज नहीं करता सर। चौथा, इसकी लाइफ लंबी होती है कंपेयर टू वेव, काफी लंबी लाइफ होती है। एंड फोर्थ, इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है और बहुत अमेजिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है बिफोर द टाइड, और जब टाइड आ जाता है तो इट इज कन्वर्टेड टू दिस। ये दूसरा उदाहरण है, ये बिफोर द टाइड है और ये टाइड आने के बाद ये हो जाता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगा वो ये है बिफोर द टाइड, और टाइड आ जाने के बाद ये हो जाता है। सी ब्यूटीफुल चेंज आया। हमारे बिजनेस के अंदर भी हमें ऐसा चेंज लाना है। अब ऐसा चेंज लाना है तो हमें भी टाइड की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। वेव्स हमारे काम नहीं आने वाले, समंदर की लहर जो है हमारे काम की नहीं है, लेकिन ज्वार जो है वो हमारे काम का है सर। So can we bring this change to our business? The answer is yes, we can. ये दोनों चीजें दरिया के अंदर होती है, तो बिजनेस के दरिया में भी ऐसी चीजें होती हैं। There are certain things, कई चीजें बिजनेस ऐसे होते हैं जो वेव की तरह होते हैं। वेव की तरह मतलब क्या होता है? बहुत शोर शराबा करते हैं, आते हैं, ऊंचा होते हैं और उसी क्षण नीचे भी चले जाते हैं। एनी एग्जांपल सर? तो मतलब बिजनेस आए और यूं भाग गए, लेकिन आए तब हाइप बहुत क्रिएट किया था। सबको लगा था कि वही बिजनेस करना चाहिए। दीपक सर, फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले आई थिंक वो जो पूल पार्लर्स हुआ करते थे, स्नूकर खेलते थे पूल पार्लर्स। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट एग्जांपल इज खेतला बाबा। सब एग्जांपल इज पूल टेबल, जो अभी मिथुन सर ने बताया। पूल टेबल जो आया था चंद साल पहले, उसके अंदर यही था कि सर कहीं से आवाज बहुत आ रही है। थैंक यू। पूल टेबल का जो बिजनेस आया था उसमें सब लोगों को लगा था कि पूल टेबल ही हमें डालने चाहिए सर। उसके अलावा इंटरनेट कैफे का बिजनेस इतना चला था कि सबको लगा कि हमें इंटरनेट कैफे ही चलाने चाहिए सर। लेकिन ये बिजनेस कब आए, कब चले गए, गॉड नोस। सेम विद खेतला आपा। खेतला आपा जब आया था तो हर चौथी चाय की जो दुकान थी वो खेतला आपा थी। मुझे तो लगा था कि अभी 2020 का जो IPL है वो भी खेतला आपा स्पॉन्सर करेंगे सर, ऐसा लग रहा था मुझे। एक तरफ ओप्पो, एक तरफ वीवो, एक तरफ खेतला आपा, ऐसा होगा। Some are tied business. Can somebody tell me tied business मतलब किस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ? जैसे यहाँ पे पूल टेबल इंटरनेट कैफे दिया, टाइड बिजनेस क्या होगा सर? हाउस, घर लेने का जो काम है या घर बेचने का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम, ग्रोसरी, व्हीकल, ये सारे टाइड बिजनेस है। टाइड बिजनेस मतलब धीरे धीरे आते हैं और लंबा समय टिक के जाते हैं। फैशन इज ऑलवेज अ वेव बिजनेस सर। क्यों मैं फैशन को वेव कहता हूं? क्योंकि वेव का पैटर्न है आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है सर। एग्जैक्टली सेम फैशन के अंदर होता है। 70 के दशक की अमिताभ बच्चन की जब एंट्री हुई थी सर, तब फैशन क्या था? सब लोगों को म्यूट कर दिया। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन साहब की जब एंट्री हुई थी तब फैशन क्या था? बॉल बॉटम पैंट। बॉल बॉटम। उससे पहले अगर राज कपूर का देखो, उससे पहले अगर राज कपूर का देखो तो नैरो पैंट्स थे, बाद में बैगी पैंट्स आए, बाद में बेल बॉटम आए, बाद में स्लिम फिट आए, बाद में रेगुलर फिट आए। ये बार बार आते रहते हैं सर, राइट? ये आते रहते हैं, इसलिए उसको वेव कहते हैं। ध्यान देना सर, ये बार बार आते हैं इसलिए इसको वेव कहते हैं, क्योंकि आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो उसको वेव कहते हैं। मैं वन टाइम बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ, राइट? वन टाइम बिजनेस कुछ और ही होता है। मुझे बताइए कि मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस वेव है या नहीं है? वेव नहीं है। वेव नहीं है सर, ये वेव है। साइकिल जो है वो 100 साल की, क्योंकि 1918 में जब यही चीज आई थी तब लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग चालू किया था, और ये उस समय के, उस जमाने के फोटोग्राफ्स हैं। बिल्कुल ऐसी हालत आज हमारी भी है।
ये पहले फोटोग्राफ में आप जो देख रहे हो पब्लिक सैनिटाइजर हैं, उसके बाद में लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो टीम जो है वो किट पहन के बैठी है, राइट, वियर मास्क के फोटोग्राफ हर जगह लगे थे। तो ये वेव है पक्का, लेकिन इसकी वेव की पैटर्न जो है हर 100 साल की, इसलिए ना के बराबर है। सो हमारे बिजनेस को अगर हमें कन्वर्ट करना है वेव में से टाइड में, समझो मास्क के बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर वेव में से हमें टाइड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना होगा सर? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टॉय बिजनेस। सर बच्चों के खिलौनों का जो बिजनेस है वो क्या लगता है आपको, वेव या टॉय, वेव या टाइड, कौन सा वाला बिजनेस है? टाइड। टाइड का बिजनेस है। अब लोग टाइड के बिजनेस को वेव में भी कन्वर्ट करते हैं और वेव को टाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो टॉय का ही उदाहरण ले रहा हूं, निंजा करके जो चीज आई थी, आप सबको याद होगा निंजा टॉयज क्या होता है? जब बाय द वे निंजा क्या होता है याद है? निंजा एक जापानीज वर्ड है जिसको स्किलफुल पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है, या स्किलफुल योद्धा। ऐसा स्किलफुल योद्धा जो जरा भी आवाज नहीं करता और जहां भी वार करता है वहां पे 100% काम खत्म कर देता है। तो जैसे ही ये निंजा की मैं बात कर रहा हूं, ये निंजा खास प्रकार के जूते पहनते हैं। तो जैसे ही निंजा की कोई मूवी आई और निंजा की कोई कहानी प्रचलित हुई, सबसे पहले मार्केट में निंजा के प्लास्टिक के टॉयज आ गए। उसके बाद में निंजा के टॉयज बाइक आ गए, यानी बाइक के ऊपर भी निंजा आ गया। उसके बाद में वाटर बैग के ऊपर और लंच बॉक्स के ऊपर भी निंजा आ गया। उसके बाद में पेंसिल के ऊपर निंजा आ गया। उसके बाद में टी शर्ट के ऊपर निंजा आया, फिर स्कूल बैग के ऊपर निंजा आ गया, ये स्कूल बैग है निंजा वाला। बाद में कप, जो ग्लास होते हैं पीने के, मग, उसके ऊपर भी निंजा आ गया। घड़ी के ऊपर निंजा आ गया, जूते जो है वो निंजा आ गया, और कीचेन जो था उसके ऊपर भी निंजा आ गया। ये निंजा इतनी सारी जगह पे इतनी गति से फैला, सब इतनी गति से कि दे मर्चेंडाइज इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द लाइफ। एरिया क्यों कह रहा हूं मैं? कंपास बॉक्स से लेकर के, बाइक से लेकर के, टी शर्ट से लेकर के, किचन से लेकर के, हर जगह उन्होंने कोई एरिया छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट मेरा स्क्रीन छोटा पड़ा इसलिए मैंने सारे एरिया डाले नहीं, अन्यथा इसके अलावा भी और 25-30 वेराइटी है, एरिया है जहां पे इन्होंने इसका मर्चेंडाइज किया था। तो नंबर 1 पहली गलती ये की कि उन्होंने कोई भी एरिया छोड़ा नहीं, ईच एंड एवरी एरिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की, कैन एनीबॉडी टेल मी दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई होगी उनकी? They moved out from toys to other items also, because keychains cannot be used in toys, so their forte was gone. Okay sir, thank you, with due respect। इन्होंने दूसरी गलती ये की कि उन्होंने ये सारा मर्चेंडाइज जो किया सारे एरिया में, वो सारे के सारे एज ग्रुप के लिए कर दिया। 3 साल से लेकर के 30 साल के सभी लोगों तक उन्होंने ये कर दिया। अब इसका परिणाम क्या आएगा कि एक स्टेज ऐसा आया, मतलब वेव की तरह ऊपर गया, सारा क्रिएट हो गया। अब परिणाम ये आया कि इन जस्ट 5 साल के अंदर every generation has tested all the possible commodity of ninja। I repeat, every generation has tested, यानी किसी भी जनरेशन के लिए ninja was not a novelty, it was not a variety। ninja का बिजनेस all of a sudden बूम हुआ और अचानक कोलैप्स हो गया। Sales was boomed like anything and all of a sudden it collapsed। करेक्ट सर? ये गलती समझ में आ गई सर क्या किया इन्होंने? जिनके के हर क्षेत्र में पहुंच गए और हर एज ग्रुप के पास पहुंच गए। इन शॉर्ट गुजराती भाषा में कहिए तो गामनो एक मानस कोई बाकी न रहे। इन दैट केस आपको अभी नया मार्केटिंग करना है तो कहां करोगे? आपके पास तो कोई है ही नहीं सर, न जगह बची न लोग बचे, तो नया मार्केटिंग कैसे करोगे, नया बिजनेस कैसे करोगे? इसके सामने ये एग्जैक्टली बॉय पैटर्न था इसलिए ये आया, करेक्ट। इसके सामने देयर इज अ गर्ल ओरिएंटेड टॉय आल्सो। ये निंजा तो था, दैट वाज बॉय ओरिएंटेड। हमारे पास एक गर्ल ओरिएंटेड टॉय है सर, कोई बता सकता है क्या है? बारबी डॉल। वेरी राइट, बारबी। अब देखिए बारबी ने क्या किया सर। बारबी 1959 में सबसे पहली बार आई। ये जो है वो 2015 की बारबी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बारबी बनी, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि नाउ लेट्स गो टू द जापानीज मार्केट, तो उन्होंने जापानीज बारबी बनाई। बारबी को थोड़ा चेंज किया, जापानीज, लेकिन कब किया? 7 से 8 साल बाद किया। 7 साल तक तो यही वाली बारबी चलाई। उसके बाद में जैसे जापान में सफलता पाई, 7 से 8 साल बाद या 10 साल बाद उन्हें लगा कि हमें एशिया मार्केट कवर करना है, तो दे वेंट टू द एशियन बारबी। देखिए उसकी आंखें देखिए, पूरी एशियन आंखें हैं। આપણે ગુજરાતીમાં પેલું ચીબાઈલી આંખવાળા કહીએ ને, दैट काइंड ऑफ थिंग। वहां से उनको लगा कि अगर एशिया है तो एशिया के ठीक सामने दूसरा खंड आएगा अफ्रीका, लेट्स मेक अ ब्लैक बारबी।
उन्होंने अफ्रीकन बारबी, आपको कोई मॉडल भी याद आती होगी, नियोनी कैम्पेबल करके जो है वो मॉडल के ऊपर से इन्होंने बताया था इसको। इसके बाद में उनको लगा कि व्हाई शुड वी लीव द इंडिया मार्केट, इंडिया मार्केट इतना बड़ा है, तो उन्होंने इंडियन बारबी का आविष्कार किया। अब सर इंडियन बारबी ये भारतीय दुल्हन है, इसमें भी बहुत सारी वेरायटी है उनके पास, लेकिन सारी वेरायटी एक साथ नहीं लाए। पहले उन्होंने राजस्थानी दुल्हन बनाई, फिर कश्मीरी दुल्हन बनाई, फिर गुजराती दुल्हन बनाई, फिर वो हिमाचल प्रदेश वाली दुल्हन बनाई, ऐसी अलग 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 दुल्हन बनाते गए। और सबसे आखिरी जो आविष्कार हुआ उनका, आई थिंक 6 साल पहले हुआ था, मुझे याद है, दैट वाज फॉर मुस्लिम कंट्री एंड दे क्रिएटेड अ बारबी इन हिजाब। इतना सारा करने में उनको बहुत साल लगे हैं, ये वाक्य गलत है, इतना सारा करने में बहुत साल लगाए हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब सर यहाँ पे उनका गेम देखिए, ये ओवरनाइट किया क्या? नो, ओवरनाइट नहीं किया। दे अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रेटेजी, दे वेंट जनरेशंस बाय जनरेशन, एक के बाद एक पीढ़ी को वो लोग टच करते गए। सर निंजा ने गलती क्या की थी? एक साथ सारी पीढ़ी को टच किया था, एक साथ सारी एरिया में चले गए थे। इन्होंने क्या किया, हर एरिया में जाने के लिए 5, 7, 8, 10 साल का समय लिया और एक के बाद एक पीढ़ी को अपनाते गए। ये 1959 की बारबी है सर। अब आप 59 की अगर वीडियोस देखोगे तो एग्जैक्टली उस प्रकार की हीरोइन जो थी वो ऐसी थी सर। मतलब इन अदर वे राउंड, बारबी डॉल वाज एक्चुअली अ ट्रेंड सेटर, फैशन सेटर थी ये। फिर 1962, अगर आपने ल्यूसीज कॉमेडी शो देखा है, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ल्यूसीज कॉमेडी शो, उस वक्त की फैशन ये थी। उसके बाद में साइड में सैंथी लगा के खुले बाल वाली इन्होंने एक बारबी लेकर के आए। फिर ये बाय द वे ये सन टैन वाली बारबी है। सन टैन मतलब है दरिया किनारे जो धूप में पड़े रह के अपनी त्वचा को थोड़ी श्याम करते, ये बारबी की बात कर रहा हूं। उसके बाद में उन्होंने उसी बाल को पीछे लेकर के 1989 में ये बारबी बनाई। उसके बाद में उन्होंने स्कार्फ वाली बारबी बनाई और साथ ही बॉब हेयर थे, और वापस उन्होंने बीच में साइड में सैंथी लेकर के ये वाली बारबी बनाई। और 2020 की बारबी अभी नहीं आ रही। इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया सर कि 12 साल की जो बच्ची थी जो बारबी से खेलती थी, वो 7 साल बाद 19 साल की बच्ची हो जाएगी। 19 साल की बच्ची बारबी से नहीं खेलती सर, वो कॉलेज जाती। लेकिन जब वो बारबी को देखेगी, अपनी बच्ची को खेलने के लिए कुछ खिलौना देगी, नेचुरली चाइल्डहुड मेमोरी के आधार पे वो बारबी ही खेलने के लिए देगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, जनरेशन बाय जनरेशन अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया। ये टाइड की तरह धीरे 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 बढ़े सर, ये अचानक आगे नहीं बढ़े। सो लुक एट द डिफरेंस। Ninja, in just 5 years time, every generation has tasted all the possible commodity of Ninja, so nothing and nobody was left. और Barbie के मामले में in 7 years time they have it for only one generation, so everything and everyone was left. हर 7 साल बाद उनके पास नया लौट आता। Am I clear, sir? So yes, it was converted from wave to tide. Wave से tide में कन्वर्ट हो गए। ये wave है, ये tide है, और सबसे ब्यूटीफुल सीन जो था उन्होंने ये कन्वर्ट किया है सर। Am I clear, sir? So लर्निंग क्या मिलती है हमें इससे? long term we should follow the tide policy, slow but steady, follow करना, slow and steady करनी चाहिए। All right. So this way Barbie stretched, सर ये बहुत ध्यान से वाक्य सुनना, Barbie stretched their wave and converted to tide. wave ऊपर होता है ना ऐसे, उसको उन्होंने नीचे से स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके क्या वो फैल गया, और फैल गया तो वो टाइड में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट सर। सो लर्निंग इज इफ यू एक्सपांड रैपिडली इट्स अ सुसाइड फॉर यू, स्पेशली स्मॉल बिजनेस की बात करें। नेक्स्ट इज इफ यू रीच एवरीवेयर सून यू आर नोवेयर। बहुत ध्यान से समझना इस वाक्य को। इफ यू रीच एवरीवेयर सून यू आर नोवेयर। अगर आप बहुत जल्दी हर जगह पे पहुंच गए तो बहुत जल्दी आप कहीं भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज बिकॉज पीपल वांट चेंज। हर जगह पे पहुंच गए इसलिए लोगों को चेंज चाहिए। वेव स्ट्रेटेजी गिव्स यू मनी एंड टाइड स्ट्रेटेजी गिव्स यू गुडविल विथ मनी, दैट इज ब्रांड। वेव स्ट्रेटेजी आपको मनी देगी, जैसे अभी आपने अगर मास्क और सैनिटाइजर बेचना चालू किया तो आपको पैसा मिलेगा पक्का, लेकिन आपका ब्रांड नहीं बनेगा सर। टाइड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो टाइड स्ट्रेटेजी आपको गुडविल भी देगी और आपको पैसा भी देगी, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। नेक्स्ट इज डोंट मेक वन जनरेशन स्ट्रेटेजी, मेक इट फॉर जनरेशंस। अगले 3-4 पीढ़ी के लिए आप एक साथ स्ट्रेटेजी बनाए। लर्न टू स्ट्रेच वेव बिजनेस इनटू टाइड बिजनेस। वेव बिजनेस को हम टाइड बिजनेस में कन्वर्ट करना सीखे।
ये सारा मैं जो आगे ले चुका हूँ उसी का रिवीजन है सर, राइट सर? सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन टुडे. एनी क्वेश्चन सर? एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम. સર આ પ્રેઝન્ટેશન ફંડિંગ માટેનું શીખવાડવાનું એક સેશન લઈ શકીએ? बीएसटी का तीसरा सेशन जो था दैट वाज ऑन प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन. ઓકે, તો એનું કોઈ પ્રેઝન્ટેશન મળી શકે સર? सर वो उस वक्त की मीटिंग जो थी हम उस तरह नहीं करते थे, हमने जिम खाना में मीटिंग किया था. तो टेबल के ऊपर सब लोग नोट डायरी लेकर के बैठे थे और उसका प्रेजेंटेशन कोई तैयार नहीं है सर. અચ્છા, ઓકે ઓકે સર. हाँ जी. તો આના કોઈ આઈડિયાઝ હોય જેના માટે આપણે પ્રેઝન્ટેશન્સ કરી શકીએ સ્પેશિયલી ફંડિંગ લાવવા માટે? हाँ, वी कैन रिपीट द सेशन इफ पीपल एग्री. हम लोग सेशन रिपीट कर सकते हैं. लेकिन ये सेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता सर, क्योंकि मुझे हर एक के अंदर जाके देखना होगा कि आपने क्या क्या गलती किया है, क्योंकि उस सेशन में भी हमने बहुत सारी गलती निकाली थी. सो ये सेशन ऑनलाइन नहीं होगा. देयर आर सर्टेन सेशंस बीएसटी के जो ऑनलाइन नहीं हो सकते सर. ओके ओके सर. एनी अदर क्वेश्चन सर? सर आई हैव हाँ जी सर, जिनका भी सवाल है प्लीज. સર B2B માર્કેટને ટાઈડ બિઝનેસમાં કેવી રીતે કરવાનો? અમારો વેવ બિઝનેસ હોય છે. દર વખતે જ્યારે સોલરમાં સબસિડી આવે ત્યારે અમારો સેલ વધે છે, પણ એ B2B જ્યારે જતું રહે, જ્યારે સોલરમાં સબસિડી જતી રહે ત્યારે એ ફરી પાછું નીચે વેવની જેમ નીચે પડી જાય છે, એવું છે. करेक्ट करेक्ट. तो सर B2B जो है वो उसके लिए मुझे आपके साथ बैठ के आपका पूरा बिजनेस समझना पड़ेगा और खास करके आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनकी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी. देन वी कैन मेक इट. सो एक बार हम 1-on-1 मिलेंगे और वी कैन डू इट फॉर श्योर. શ્યોર સર, શ્યોર. તમે જ્યારે પણ ફ્રી હો પ્લીઝ હું આવીશ, તો તમે આવજો પ્લીઝ. જી સર. એની અધર ક્વેશ્ચન સર? સર તમે હમણાં કીધું કે પૈસા જરૂરી છે, પૈસા બનાવવા માટે પૈસા જરૂરી છે, પણ જેની પાસે મર્યાદિત પૈસા છે એને પૈસા બનાવવાની શરૂઆત કેવી રીતના કરવાની? As I said sir कि आपके पास अगर अच्छा आइडिया है, क्योंकि लोग पैसा अच्छे आइडिया में ही लगाते हैं, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो मेरे पास इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं. ओके राइट. तो मैं आपकी इनसे पहचान कर दूंगा. आप जरा आइडिया को प्रेजेंट करना सीख जाएं पहले, उसका बिजनेस प्लान कैसे बनता है, प्रेजेंट कैसे करते हैं. I'll take you to the meeting. मैं मेरे साथ मीटिंग में आपको ले जाऊंगा. थैंक यू. हाँ जी સર, અમારે એઝ અ એડવોકેટ અમે લોકો માર્કેટિંગ એડવર્ટાઇઝિંગ ના કરી શકીએ, તો એના માટે કઈ સજેશન? उसके लिए सर आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो, बिकॉज एज पर द लॉस कोई भी प्रोफेशनल सीए हो, डॉक्टर हो, कोई भी मार्केटिंग नहीं कर सकता. लेकिन अभी डॉक्टर लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है ना, वो हॉस्पिटल की एड देते हैं. सो हॉस्पिटल की एड में इनडायरेक्टली उनकी एड हो जाती है. इस तरह से आप ये कर सकते हो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, वो आपका मार्केटिंग करेंगे एज अ टेस्टिमोनियल कि मैंने इनसे इतना काम करवाया था एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत सरप्राइज हूँ और बहुत मुझे अच्छा इनका अनुभव हुआ है. ऐसा कुछ आप कर सकते हो. ओके, थैंक यू. और सर ऐसे इलीगल सवाल पब्लिकली ना पूछे मुझसे. हेलो. हाँ जी सर. સર મારી પાસે એક અગર ફિક્સ બજેટ છે, हाँ जी, એ બજેટને મારે માર્કેટિંગ બ્રેકઅપમાં ડિવાઈડ કરવું છે, તો કન્ઝ્યુમરના માઇન્ડમાં વધારે ઇમ્પેક્ટફુલ શું રહે? એક બિગર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓર એ જ બજેટનું એક કોન્સ્ટન્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે બ્રેકઅપમાં હોય? એટલે લેટ્સ સે એક ન્યૂઝપેપર એડ, 1 લાખ રૂપિયાની ન્યૂઝપેપર એડ વધારે ઇમ્પેક્ટફુલ હોય કે 10-10 હજારની 10 સોશિयल मीडिया एडवर्टाइजमेंट? गुड सर, वेरी गुड क्वेश्चन. इसको इनफैक्ट ये मेरे अगले सेशन का एक पॉइंट था जो आपने उठा लिया. कोई बात नहीं, मैं अभी आपको कह देता हूँ. सर धरतीकंप जब आता है, भूकंप जब आता है, उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है सर, वो क्या होता है? आफ्टर शॉक्स. आफ्टर शॉक. सो एक बड़ा धरतीकंप आता है 4.6 का, और फिर छोटे छोटे 2.3 वाले या 2.4 वाले आते रहते हैं. दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी वी हैव टू अडॉप्ट. एक है आपको एक नेशनल लेवल का एक बड़ा ऐड कर देना है, और फिर बाद में उसी को लेकर के व्हाट्सएप में डालिए, उसी को लेकर के सोशल मीडिया पे डालिए, उसी के साथ छोटी छोटी ऐड डालते जाइए, तो एक बड़ा आपका भूकंप आएगा और बाद में आफ्टर शॉक्स आएंगे. सो वन बिग एडवर्टाइजमेंट फॉलोड बाय स्मॉल एडवर्टाइजमेंट, बट कॉन्स्टेंट एडवर्टाइजमेंट. सो पहले भी हम बीएसटी में सिखा चुके हैं कि 1000 रुपए में एक जगह पे ऐड करने से अच्छा है 1-1 रुपए में 1000 जगह पे ऐड करो. इट शुड कॉन्स्टेंटली हैमरिंग, आपके दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली हैमरिंग होना चाहिए. थैंक यू सर. एनीथिंग एल्स? हमारे साथ मिस्टर दिनेश परमार जुड़े हैं सर, इज अ वेल नोन एडवोकेट ऑफ अहमदाबाद. दिनेश जी, आई वेलकम यू हियर. थैंक यू सर. यस सर. सो
आई जस्ट नीड कपल ऑफ फीडबैक. आप में से अगर कोई फीडबैक देना चाहे कि सेशन कैसा रहा, सो दैट हम चेंज कर सके कि अगला सेशन हमारा किस तरह होना चाहिए. Anybody? સર, આ સેશન બહુ જ હેલ્પફુલ હતું. સિન્સ માર્કેટિંગ કોઈ પણ બિઝનેસ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હોય છે, અને ધ વે યુ એક્સપ્લેન, તમે જે રીતે બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા એ બહુ જ સરસ હતા. એટલે વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને બહુ હેલ્પફુલ સેશન હતું. થેન્ક યુ સો મચ. ઓલરાઈટ સર, થેન્ક યુ સર. સર, આમાં ફીડબેકમાં એ જ છે કે લોકલ લેંગ્વેજ, હિન્દી લેંગ્વેજમાં તમે જે કરો છો તો ઘણા લોકોને શું ઇંગ્લિશનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ બધા થોડા ઇશ્યુ રહેતા હોય છે. આનાથી શું છે કે કનેક્ટિવિટી બહુ સારી થઈ જાય છે. એન્ડ પ્લસ તમે વચ્ચે વચ્ચે જે ક્વેશ્ચન કરો છો ને તો લોકો ઇન્ટરેક્ટિવ રહેશે. એના લીધે શું છે કે સેશનમાં મજા આવે છે. ઇવન બીજા લોકોના ક્વેશ્ચનના લીધે પણ આપણને ઘણું જાણવા મળતું હોય છે. સો એટલે શું છે, ઘણી મજા આવે છે એમ. અને જસ્ટ એ જ છે કે હવે તો તમારા સ્ટેટસમાં ને તમે મૂકો છો, જેમ કે મારે ધ્યાન પર પણ સવારે જેવું મેં સ્ટેટસ જોયું તરત જ છે મેં લોગિન કરી લીધું એમ. એટલે એ જ છે કે આ બધા યુઝના લીધે બી શું તરત કનેક્ટ થઈ જવાય છે. જી સર, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. गुड मॉर्निंग दीपक भाई. वेरी गुड मॉर्निंग सर. जाकिर हुसैन हियर. अरे नमस्कार सर, कैसे हैं? दुआएं सर आपकी. बस मैं सर एक फीडबैक देना चाह रहा था कि दिस इज माय फर्स्ट एवर ट्रेनिंग व्हिच आई हैव अटेंडेड फॉर यू. और आई एम रियली mesmerized by the way you have been explaining, the fluency which you have and the flow which you continued, the simplicity which you exhibited in the examples, and the examples step by step which you explained is marvelous. This is my ever first business meeting. I'm not at all a business coach, but as a trainer, a lot of learning from you. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. नमस्कार सर, थैंक यू सर. सर जाकिर जी हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और ये अमेजिंग ट्रेनर हैं सर. There is one question, can we have business networking within in this group? God knows. So over to Mithun sir for vote of thanks. Yes sir, another sir, wonderful session. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने कुछ एग्जांपल दिया कि सारी चीजें एक ही साथ क्लाइंट को मत दे दीजिए. मैं आपको इसके आपके पुराने मतलब पिछले 1-2 सेशन के पहले जब आपने एक मोबाइल कंपनी का एग्जांपल दिया था, सैमसंग वर्सेस एप्पल, आपने एक एग्जांपल दिया था कि सैमसंग ने इतने सारे फीचर्स उनके फोन में इंट्रोड्यूस कर दिए कि कुछ नया नहीं था क्लाइंट को लाने के लिए, मतलब दे डिडंट हैव एनीथिंग न्यू टू ऑफर. जबकि एप्पल हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है. सो वही लर्निंग मेरे हिसाब से एक है. और एक और जो आपने बताया कि अपना मार्केटिंग आप छोटी छोटी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमेशा सिखाया है. तो अगर कोई मुझे पूछता है कि मिथुन आपकी ऑफिसेज कितनी है, तो मैं कहता हूँ अहमदाबाद में मेरी 2 ऑफिसेज फिजिकल ऑफिसेज है और मेरी 150 अलग से ऑफिसेज है, क्योंकि अहमदाबाद का हर टी लाउंज, हर कॉफी लाउंज और हर टी लाउंज जहाँ पे मैं और क्लाइंट मिल सकते हैं, वो मेरा ऑफिस है. तो कई बार ऐसी छोटी छोटे शब्दों से भी आप अपना गुजरात लेवल पे या नेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर लेते हैं. सो सर वंस अगेन वंडरफुल सेशन. बिस्टी की कमिटी मेंबर्स का हम खास थैंक्स करना चाहेंगे. सबसे पहले ऑडियंस का थैंक कहना चाहेंगे कि ऑन अ संडे मॉर्निंग जब अनलॉक शुरू हो चुका है और आप लोग सब अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ऑन अ संडे मॉर्निंग. दीपक सर का खास थैंक्स सर कि हर बार आप कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं. एंड एज जाकिर सर ने बताया, इन अ वेरी मेस्मराइजिंग येट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे आप इस चीजों को बताते हैं विद अमेजिंग लाइव एग्जांपल्स, जिसके साथ हम सब कनेक्ट कर पाते हैं. सो सर थैंक यू सो मच फॉर इट. बीस्टी के सभी कमेटी मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. रोहन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमें आज के सेशन के लिए अपना जूम का ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है. बॉबी सर, थैंक यू सो मच फॉर द स्टैंडी ऑफ बीस्टी. प्रियेश सर, एज ऑलवेज फॉर द वंडरफुल टीजर्स व्हिच यू कीप पुटिंग ऑन. महेंद्र सर, बेहतरीन लोगो, यूनिक लोगो के लिए, बीस्टी के लिए. आशीष सर और हार्दिक कापड़िया सर पूरी मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए. एंड once again to all the Bistians, by far, जिन्होंने हम ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे हैं बट हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. और जैसे मैंने बताया कि हम ULEG कर रहे हैं, हम अनलर्न कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर ग्रोथ तो होनी ही है सर. सो थैंक यू सो मच. एंड सर विथ योर परमिशन ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा दैट सर हम आर वी डूइंग द कंक्लूडिंग सेशन नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे सर? कब कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन हम? नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे. सो बिस्टियंस दीपक सर के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट संडे के बदले नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मतलब इन द मंथ ऑफ अगस्त जो भी हमारा सेकंड संडे आएगा रादर, तब हम बिजनेस पिकासो का 4.0 वर्जन करेंगे. एंड वेरी वेरी कीन कि आप सब लोग हमें उसमें भी ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. थैंक यू सर.
सो थैंक यू वेरी मच सर। कमिटी मीटिंग इसी सेशन के अंदर हो जाएगी। सो जो कमिटी में नहीं है उनसे विनती है कि प्लीज टेक योर लीव सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। Excellent session. Nice. Thank you, sir. આશીષભાઈ અવાજ નથી આવતો. હેલો Engine sir, please leave the meeting. कोई स्क्वायर यार्ड्स, आई थिंक somebody is there in square yards. It's my company. દીપક સર છે. દીપક સર. ના ના ના, it's my company. वो पूछो हमने निकलवाना. चिराग सर, स्क्वायर यार्ड, please leave the meeting. હોસ્ટ એક્ઝિટ કરાવી શકે ને સર? હા મેં કરાવી સર. થતું નથી સાહેબ, મેં કરાવી તો ખરું પણ થતું નથી. હા મેં પણ કર્યું પણ નથી થતું. આપણે 6 જણા કેમ છે? બાકીના મિત્રો ક્યાં છે આપણા? ઓકે, he has gone. લક્કડ સાહેબ નથી આજે, બરાબર? મિથુન સર તમારું વિડિયો ઓન કરજો. અને હાર્દિક કાપડિયા એક ના આવે ને મીટિંગમાં હતા. હા ગ્રુપમાં આવી છે ને. છેલ્લે સુધી હતા જ ને? હા હા. એ કેમ નીકળી ગયા? એને કરીએ કંઈ? નોટ એબલ ટુ જોઈન એટલું લખેલું છે. પ્રિયેશભાઈ પણ નથી. પ્રિયેશભાઈ આવ્યા તો ખરા, દેખાયા નથી. સાહેબ કોણ આવવાનું હવે? બાફના સર હતા આજે? ના નતા. તો સર મારા ખ્યાલથી હવે આપણે આટલા જ છીએ. દીપકભાઈ તો સેશનમાં જ નહોતા લક્કડ. હેલો હાર્દિકભાઈ હતા પણ એમનું ગ્રુપમાં આવી ગઈ છે ના. આઈ એમ નોટ એબલ ટુ જોઈન. હાર્દિકભાઈ, નિલેશભાઈ, પ્રિયેશભાઈ, દીપકભાઈ લક્કડ સેશનમાં જ નહોતા. એ કોઈ ફંક્શનમાં છે. નો ઇશ્યુ. ચલો ને આપણે આટલા લોકો બોબીભાઈ એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે મિથુન સરનું સેશન કેવું રહ્યું ત્યાંથી પછી મારું સેશન કેવું રહ્યું જે ચેન્જીસ લાગતા હોય. સર પિકાસો નું જે સરે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું મિથુનભાઈએ અને જે કનેક્ટ કર્યું બીસ્ટી સાથે ફેન્ટાસ્ટિક હતું. અમેઝિંગ સર, ક્લેપ ફોર ધેટ. અને આજે રિયલી અમેઝિંગ હતું. એમનું બી નતું, કશું જ નતું અને ઇટ વોઝ ફ્લોલેસ. કરેક્ટ. એટલે અફલાતુન. કરેક્ટ સર. અને તમારું સેશન પણ એઝ યુઝ્યુઅલ ઇટ વોઝ ફેન્ટાસ્ટિક. આ ટાઇડ અને વેવ તો મને આટલા વર્ષોથી વિચાર નથી આવ્યો. એ પણ બહુ જ ફેન્ટાસ્ટિક ચીજ હતી કે અત્યાર સુધી હંમેશા કૂદકા મારવાનો ટ્રાય કર્યો છે પણ એટલે ધીસ વોઝ વેરી કનેક્ટિંગ ટુ બિઝનેસ અને સુપર સર, મજા આવી ગઈ. પેલી 10 મિનિટનું ઇન્ટ્રોડક્શન. હા એ પણ સારું હતું. એટલે તમારો કંટ્રોલ સારો હતો કે તમે બધાને સામેથી જઈને કહેતા હતા કે ભાઈ પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, અને બધા સારી રીતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ બી કર્યું. એટલે ઇટ વોઝ ઓલસો ગુડ. આજે થોડું કામ એવું લાગ્યું કે પાવરફુલ રહ્યું. પણ એમાં એક વસ્તુ ઉમેરવાની છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન પતે ને પછી આપણે એમને એક્નોલેજ કરવું પડે. એક્નોલેજ કરવું પડે, ધેટ્સ ટ્રુ. એ જરાક મિસિંગ હતું, એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરી દઈશું. એટલે માની લો કે જયદીપને મેં કીધું કે જયદીપ સર તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો, પછી એ બધું કહી દે એટલે મારે એને થેન્ક યુ કહેવું પડે કે થેન્ક યુ જયદીપ સર. કોઈ પણ એક્નોલેજ કે હિસ્ટ્રીમાં તમારું સ્વાગત છે કે આમ તેમ કે સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે ડન ડન. એટલે બસ એટલે એમાં બી જરા સજેશન આપતા રહેજો એટલે હું એને 100% ધ્યાનમાં રાખીશ. બાકી ટોન અને પોલાઇટનેસ ઇટ વોઝ ગુડ, રિયલી ગુડ. ઓકે ઓકે.
એટલે મેં શાર્પ 9:59 થઈને એટલે મારા મને કમ્પ્યુટરમાં દેખાયું 9:59 છે એટલે મેં તો આજે આ લકીની ઘડિયાળ ઉપર નજર ગઈ છે તો તક ઝડપી લઈએ એટલે મેં મિથુન સરને ઓવર આપી દીધું. That was good, really good. સર એક ફોન અટેન્ડ કરવો પડે. હું આપું સર પ્લીઝ. હા પ્લીઝ. વેવ ને ટાઈટ સર ફર્સ્ટ ટાઈમ ખ્યાલ આવ્યો કે કઈ રીતે જવું જોઈએ અને જઈ રહ્યા છીએ એના પર વર્કઆઉટ કરવું પડશે. અગેન એ આ જે તમે સેશન હતો એ ટચ થયો માર્કેટિંગ વાળા સેશન સાથે. સેશન નું નામ યાદ નથી બટ એક સેશન હતો આપણો એની સાથે ટચ થયો છે એટલે આમાં થોડું વર્કઆઉટ કરવું પડશે. અને મિથુન સર નું સર આજે અમેઝિંગ હતું જે એને કોલોબરેટ કર્યું કારણ કે ઘણા આમાં ન્યુ કમર્સ પણ હશે એટલે એને ખ્યાલ હોય ના હોય એટલે એ પણ આ સેશન થી ઇમ્પ્રેસ થયા હશે બિગિનિંગ. પછી તો સર તમારું સેશન હતું ફેન્ટાસ્ટિક. પણ હવે સર એક એ જોવું પડે કે 9:45 ની જગ્યાએ 9:35 કે 40 એ કરીએ જેથી કરીને આવું ફ્યુચરમાં ના થાય જે કનેક્ટિંગમાં ઇશ્યુ આવતો હતો. એટલે હું 9:30 નો બેસી ગયો હતો પણ પેલું ચક્કરનું ફર સર એ તો બેસી ગયો હતો. અધરવાઇઝ આ વખતે મેં એવું કર્યું હતું કે જૂના આલ્બમ પેલા પીપીટીમાં બનાવ્યા હતા. મેં કીધું લોકો આલ્બમ જોયા કરે ત્યાં સુધી આપણે એમ માર્કેટિંગ થયા કરે એમ પણ સાલું પેલું થયું જ નહીં એટલે મેં કીધું 9:35 હું બી આવી ગયો હતો. વાળ વ્યવસ્થિત કરીને કપડા ફોર્મલ પહેરીને. આશીષભાઈ મારે એ પૂછવાનું તમે હાર્દિકભાઈ સાથે કાલે કઈ કન્વર્ઝેશન કરીને ગ્રુપમાં લખ્યું નો એટલે એમાં કઈ હાર્દિકભાઈ તરફથી બાકી રહી ગયું હતું? ના કહું તમને ગઈકાલે મને ફોન આવ્યો કે મને હું હોસ્ટ નહીં બનું. હોસ્ટ એટલે કે આજે 5-10 મિનિટનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે એ મારે ક્યાંક જવાનું છે અથવા વોટ્સ એવર ઠીક આશીષભાઈ તમે સંભાળી લેજો. એટલે તો ફાઇન વાંધો નથી મને તો તમે ખાલી એક કમિટીમાં નાખી દો. એટલે આટલી વાત પૂરી થઈ ગઈ. એટલે આજનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન રાઉન્ડ મારે લેવાનું હતું એટલે એમાં હું ક્લિયર હતો અને હાર્દિકભાઈ મને એવું કીધું કે હું તમને હોસ્ટ બનાવી દઈશ અથવા રોહન અમીનને કહીશ કે તમને હોસ્ટ બનાવી દઈશ. ઓકે ફાઇન કોઈ ઇશ્યુ નથી. પછી આટલું વાત થઈ અને પછી તો આજના દિવસે રેડી થઈને હું 9:35 આવી ગયો અને લોગિન થયો. તો લોગિન થઈને ચક્કર ફર્યા કરે એટલે મેં હાર્દિકભાઈને ફોન કર્યો કે આ કેમ આવું છે તો મને કે સારું મને ટાઈમ આપો હું રોહન અમીનને ફોન કરું.